आदरणीय इजेड खोब्रागड़े जी, आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के हमारे कार्यक्रम के सम्माननीय वक्तागण डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समिति महाराष्ट्र शासन के सदस्य सचिव डॉक्टर प्रदीप आगलावे जी एवं महानायक के संपादक माननीय सुनील खोब्रागड़े जी, जो हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, आप दोनों विचारवंतों का हार्दिक स्वागत है। इस चर्चा सत्र के संचालन की जिम्मेदारी हमारी वरिष्ठ डॉक्टर मालाताई कांबळे, जिनका हमेशा हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। मैडम, आपका भी हम दिल से स्वागत करते हैं। पुष्पा थोरात मैडम, काइंडली म्यूट योरसेल्फ। ज़ूम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ सदस्य, परिवार के सदस्य और सभी श्रोतागणों का कर कमलों से मैं स्वागत करती हूँ और फिर से एक बार सभी उपस्थित बुद्धिजीवियों और महानुभावों का स्वागत करते हुए सूत्र के कार्यक्रम की जिम्मेदारी सूत्र संचालन को सौंपती हूँ। धन्यवाद त्रिशला मैडम, प्रेसिडेंट ऑफ बाहो। आज इस कार्यक्रम में हमें बहुत ही एक्सपर्ट है माननीय खोब्रागड़े जी, और वक्तागण है डॉक्टर प्रदीप आगलावे जी, और दूसरे हमारे वक्ता है माननीय सुनील खोब्रागड़े जी। माननीय श्री इजेड खोब्रागड़े जी, आप संविधान फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आप पूर्व IAS अधिकारी है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नागपुर के रूप में काम करते हुए वर्ष 2005 में स्कूल स्तर पर प्रस्तावना पढ़ने का कार्यक्रम आपने शुरू किया और उन्होंने राज्य सरकार के साथ इस मुद्दे पर बात की, जिसके बाद 2008 में महाराष्ट्र सरकार ने 26 नवंबर को सभी स्कूलों में, सभी कार्यालयों में और कॉलेजों में सर्वाधिक दिवस मनाने का आदेश जारी किया। इसका श्रेय सिर्फ एंड सिर्फ आपको जाता है सर। प्रधानमंत्री ने हाल ही में घोषणा की कि संवैधानिक दिवस मनाया जाएगा पूरे देश में 26 नवंबर को। आपका व्यक्तिमत्व बहुत ही सम्मानजनक है। आपका संविधान के प्रति आपका योगदान बहुमूल्य है और हमारा ये सौभाग्य है कि आप हमें अध्यक्ष के रूप में मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित है। आपकी उपस्थिति हमें प्रेरणा और प्रेरणादायक है। मैं माननीय खोब्रागड़े जी को विनंती करती हूँ कि वे इस चर्चा सत्र का अध्यक्ष पद स्वीकारें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति दें। सर प्लीज। हाँ, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। ये मेरा एक दिस इज ए अपॉर्चुनिटी गिवन टू मी बाय त्रिशिला मैडम एंड बाहो। बड़ा अच्छा लग रहा है आज। तो बस आगे चलते हैं, वक्ताओं का विचार सुनते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने परमिशन दी है तो हम आगे बढ़ते हैं ये कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम में हमारे पहला वक्ता है डॉक्टर प्रदीप आगलावे जी। डॉक्टर प्रदीप आगलावे जी, उनका बहुत शिक्षण MA, LLB, PhD और MPhil है। डॉक्टर प्रदीप आगलावे जी एक वरिष्ठ लेखक, विचारक, शोधकर्ता और वक्ता के रूप में महाराष्ट्र और देश भर में प्रसिद्ध है। नागपुर विश्वविद्यालय में उन्होंने 23 वर्षों तक स्नातकोत्तर विभाग के प्रमुख रहे, साथ ही साथ प्रोफेसर और अध्ययन प्रमुख भी थे। वर्तमान में
महाराष्ट्र सरकार बाबा साहेब अम्बेडकर चरित्र साधना प्रकाशन समिति के सदस्य सचिव के रूप में मुंबई में कार्यरत है। नागपुर में विश्व प्रसिद्ध दीक्षाभूमि के वह अंबेडकर स्मृति समिति के अध्यक्ष है। उनका बायोडाटा बहुत बड़ा है, मैंने बहुत शॉर्ट किया है डॉक्टर आगलावे जी, तो इसके आगे मैं और कुछ कहना चाहूंगी। उन्होंने विदेशों में डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया और वहां उनको सम्मानित किया गया। उनकी वैचारिक काफी पुस्तकें 36 पुस्तकें हैं, संपादित पुस्तकें 2 है और उपन्यास 1 है, तो उनके नाम पे 39 बुक्स हैं। डॉक्टर आगलावे जी ने लोकमत और महाराष्ट्र टाइम्स में कॉलम लिखे, समाचार पत्रों में 2000 से अधिक लेख प्रकाशित किए। उनके नाम बहुत सारे पुरस्कार है, उसमें से महत्वपूर्ण पुरस्कार है विदर्भ साहित्य संघ का पुरस्कार, मराठी साहित्य परिषद पुणे इत्यादि वो पुरस्कारों से सम्मानित है। मैं डॉक्टर आगलावे जी को निमंत्रित करती हूँ और वे इस संविधान चर्चा सत्र में जनतंत्र की सफलता के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर इनके मौलिक विचार पर हमें मार्गदर्शन करें। डॉक्टर आगलावे जी, आपका स्वागत है, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। सभी को जय भीम, नमो बुद्ध। कल 26 जनवरी अर्थात इस देश का गणराज्य दिन, और गणराज्य दिन के पूर्व संध्या पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ये जो संविधान चर्चा आयोजित की है, इसलिए मैं बाहो का मैं हूं। आज के इस संविधान चर्चा के अध्यक्ष महाराष्ट्र के मूर्त आईएएस अधिकारी, फाउंडेशन के अध्यक्ष आदरणीय जेड खोबरागड़े साहब, आज के जो दूसरे वक्ता हैं हमारे मित्र और महानायक के संपादक माननीय सुनील खोबरागड़े जी, बाहो की अध्यक्षा डॉक्टर त्रिशला ढेबरे मैडम, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर चंद्रशेखर साहब, डॉक्टर माला कांबे मैडम, तक्षशिला मैडम, और बाकी डॉक्टर वाघमारे और सभी इस भाई और बहनों, गणराज्य दिन के पूर्व संध्या पर इस चर्चा का जो आयोजन किया है, मुझे लगता है कि वो महत्वपूर्ण है। इस देश का जो संविधान है, इस संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब, उन्होंने बहुत ही परिश्रम से इस देश का ऐसा संविधान लिखा जो संविधान पूरे विश्व में एक अनूठा मौलिक संविधान है। बाबा साहेब अम्बेडकर यह संविधान के निर्माता है। क्यों वो संविधान के निर्माता है? उस संदर्भ में हमें अधिक बोलने की जरूरत नहीं है, अधिक कुछ बताने की जरूरत नहीं है। संविधान सभा की जो डिबेट्स हैं, पहले पन्ने से लेकर आखिर के पन्ने तक यदि हम पढ़ते तब पता चलता है कि बाबा साहब का इस संविधान निर्माण में, संविधान की निर्मित में बहुत बड़ा योगदान है। केवल उन्होंने संविधान ही लिखा नहीं, बल्कि संविधान के संदर्भ में
जो चर्चा हुई, जो कुछ अमेंडमेंट हुई, और उस अमेंडमेंट के संदर्भ में बाबा साहब ने जो अपनी मौलिक विचार रखे हैं, वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान का डिबेट पढ़ने के बाद यह स्पष्ट होता है कि बाबा साहब का एक एक शब्द संविधान सभा के सभी सदस्यों पर एक अलग प्रभाव डालता था, एक एक शब्द। और बाबा साहब ने यदि कहा कि जो विचार व्यक्ति है, उस विचारों के ऊपर या उस विचार के बाद किसी को अपने विचार व्यक्त करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। बाबा साहब का हर शब्द या फिर का शब्द होता है। संविधान सभा में चर्चा हुई, जो वाद विवाद हुआ, जिसको हम डिबेट कहते हैं, उसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। संविधान सभा की जो पहली सभा 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुई और 17 दिसंबर 1946 को बाबा साहब को अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिला। बाबा साहब का 17 दिसंबर 1916 का भाषण और 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने जो भाषण दिया, ये दो भाषण अप्रतिम है। बाबा साहब ने 17 दिसंबर 1946 को जो विचार रखे हैं, बाबा साहब का इस संविधान सभा का पहला भाषण, उस भाषण के संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूं कि जो लोग बाबा साहब का विरोध करते थे, बाबा साहब के नाम से जो लोग घृणा करते थे, जो लोग बाबा साहब को चिढ़ाने के लिए उत्सुक थे, वही लोग बाबा साहब का 17 दिसंबर 1946 का भाषण सुनने के बाद क्या हुआ, उन्हीं लोगों ने बाबा साहब का ताली बजाकर स्वागत किया और कहा कि बाबा साहब ने अप्रतिम भाषण दिया। और उस भाषण में कुछ मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। यह बात 1946 की, देश को स्वतंत्रता मिलने की थी, और उस वक्त बाबा साहब ने जो भाषण किया, क्या कहते बाबा साहब? बाबा साहब ने कहा कि हम लोग राजकीय, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से विभाजित है। यह सत्य है, यह देश की, इस समाज की ये असलियत है या यह रियलिटी है। और वे आगे कहते हैं कि युद्ध करने वाले जो प्रतिस्पर्धी समूह होते हैं, वो अलग इसमें गटों में विभाजित हुए हैं। और बाद में बाबा साहब कहते हैं, मैं भी ऐसा प्रतिस्पर्धी समूह का एक नेता हूं। लेकिन बाबा साहब बहुत आशावादी। बाबा साहब आगे ये कहते हैं कि ऐसा होने के बावजूद यदि समय और परिस्थिति अनुकूल हुई तो इस देश को एक होने से विश्व में कोई नहीं रोक सकता, यह देश एक हो सकता है। ऐसे विचार जब बाबा साहब ने रखा तो पूरी जो संविधान सभा थी, उन्होंने ताली बजाकर बाबा साहब का स्वागत किया, हर्षध्वनि उन्होंने कहा की और कहा कि ये जो बात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि हम लोग अलग अलग जातियों में, पंक्तों में विभाजित है, बटे हुए लोग हैं, लेकिन हम इस न उस स्वरूप में एक संघ लोग हैं।
उस ऐसा कहते ही लोगों ने तालियां बजाई। बाबा साहब ये कहते हैं कि विविधता से युक्त अपनी समाज में, यानी इस समाज में बहुत सारी विविधता है, और विविधता होने के बावजूद भी हमें क्या करना है, एक निर्णय और ध्येय के प्रति हमें आगे ले जाना है, और हम उस ध्येय के तरफ कैसे जाते हैं, यही हमारी समस्या है। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि राष्ट्र का जो भवितव्य है, यह भवितव्य निर्धारित करते वक्त लोगों की प्रतिष्ठा, नेताओं की प्रतिष्ठा, पक्ष की प्रतिष्ठा, इन बातों को कुछ भी मूल्य नहीं होना चाहिए, इसको कुछ भी हमने यानी विशेष महत्व नहीं देना चाहिए। सबसे पहले देश के भवितव्य के संदर्भ में ही विचार होना चाहिए। और ये जो बाबा साहब का जो भाषण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। और बाद में हम देखते हैं कि बाबा साहब ने इस देश का जो संविधान बनाया, वो संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने 25 नवंबर 1949 को जो भाषण दिया, जो सभा को उन्होंने उद्बोधन किया, उस उद्बोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए महत्वपूर्ण है कि बाबा साहब ने जो भाषण 25 नवंबर 1949 को दिया, उस भाषण में बाबा साहब ने इस देश का जो भवितव्य है, इस देश की जो संसद है, इस देश का जो संविधान है, उसके संदर्भ में बहुत ही मौलिक विचार रखे हैं। बाबा साहब उस भाषण में कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक राष्ट्र होगा। लेकिन बाद में बाबा साहब ये कहते हैं कि हमें तो स्वतंत्रता मिली है, यह देश स्वतंत्र हुआ है। लेकिन बाबा साहब के सामने जो चिंता है, इस देश की चिंता, इस देश के स्वतंत्रता के बारे में चिंता, इस देश के संविधान के संदर्भ में, इस देश का जो लोकतंत्र है, जनतंत्र है, उस संदर्भ में बाबा साहब के सामने एक चिंता है। उस संदर्भ में बाबा साहब अपने विचार व्यक्त करते हैं। और बाबा साहब ये कहते हैं कि भारत की स्वतंत्रता का क्या होगा। बाबा साहब के सामने एक समस्या है, बाबा साहब के सामने एक प्रश्न चिन्ह है कि जो हमने स्वतंत्रता हासिल की है, इस स्वतंत्रता को कायम रखना, अबाधित रखना, यह आवश्यक है। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि भारत की स्वतंत्रता क्या होगा, यह प्रश्न चिन्ह बाबा साहब उपस्थित करते हैं। यह प्रश्न उपस्थित करने के बाद वो कहते हैं कि क्या यह देश अपने स्वतंत्रता की रक्षा कर सकेगा, या फिर से इस देश को परतंत्र में जाना होगा, या इस देश की जो स्वतंत्रता है वो नष्ट होगी। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि इस प्रकार के जो विचार हैं मेरे मन में आ रहे हैं। कब की बात? 25 नवंबर 1949। संविधान लिखकर पूरा हुआ है, संविधान अभी देश को अर्पण किया जा रहा है। और उस वक्त बाबा साहब ये कहते हैं कि ये जो विचार है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसी वक्त बाबा साहब ये कहते हैं, विल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। क्या कहते हैं बाबा साहब? विल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। क्या इतिहास फिर से जो है वो रिपीट होगा? वो आगे ये कहते हैं, इट इज दिस थॉट विच फिल्स मी विथ एंजाइटी। बाबा साहब कहते हैं कि यही जो विचार है, कौन सा विचार? विल
हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, प्रश्न चिन्ह, क्या इतिहास फिर से खुद से फिर रिपीट होगा? यही बाबा साहब के सामने एक बड़ा चिंता का सवाल था। बाबा साहब की मेरे मन में ही बड़ी चिंता है। और कौन सा इतिहास का रिपीटेशन? तो बाबा साहब ये कहते हैं कि जाति भेद और पंथ भेद ये हमारे देश के प्राचीन शत्रु है। उसी प्रकार हमारे देश में अभी आजकल अलग अलग पार्टियां निर्माण हो रही हैं, और इसलिए मेरे चिंता का जो स्वरूप है वो बहुत ही उग्र होने जा रहा है। और बाबा साहब कहते हैं कि भारत के लोग से राजकीय विचारों को श्रेष्ठ मानते हैं या राजकीय विचारों से देश को श्रेष्ठ मानते हैं। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी पक्ष की जो विचारधारा है उस विचारधारा से देश श्रेष्ठ होता है, देश महत्वपूर्ण होता है। लेकिन लोग क्या मानते हैं, लोग क्या सोचते हैं, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि देश से किसी पक्ष की विचारधारा को श्रेष्ठ मानते हैं तो बाबा साहब स्पष्ट कहते हैं कि हमारी जो स्वतंत्रता है ये फिर से संकट में पड़ेगी, संकट में आएगी, और संभव है कि हम फिर से हमारी जो स्वतंत्रता है, हमारा जो जनतंत्र है, हम खो बैठेंगे। और इसीलिए बाबा साहब बहुत ही सटीक बात कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं क्या कि संकट से हमें हमारी स्वतंत्रता की दृढ़ता से रक्षा करनी पड़ेगी। बाबा साहब की वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने बाबा साहब के वो शब्द जो है, वो शब्द हमने नहीं तो ये देश के तमाम जो नागरिक हैं जो कहते हैं कि भारत मेरा देश है, भारत का लोकतंत्र जो है वो टिका रहना चाहिए, भारत का संविधान टिका रहना चाहिए, और ये देश की जो स्वतंत्रता है ये बरकरार, ये जिस लोगों को लगता है बाबा साहब कहते हैं वो शब्द है बाबा साहब, वी मस्ट बी डिटरमाइंड independence with the last drop of our bloods। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। बाबा साहब ये कहते हैं कि हमने ये दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि अपने खून के आखिर के बूंद हमें इस देश की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। और इस संदर्भ में बाबा साहब ने जो विचार रखे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाबा साहब कहते हैं कि अभी इस देश में लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन आने वाला है। यह देश 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र होने वाला है। तो इस देश का जो संविधान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा साहब कहते हैं इस देश का संविधान महत्वपूर्ण है, और इस देश के संविधान रक्षण होना करना और इस देश की जो स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता का भी रक्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए बाबा साहब ये कहते हैं इस संविधान का आगे क्या होगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मेरे सामने है। म्यूट हो गए अगला पे सर, अनम्यूट करिए। हाँ ठीक है। तो इस देश का जो जनतंत्र जो संविधान जो मिला है, संविधान के माध्यम से जनतंत्र निर्माण किया, ये देश में जनतंत्र आया है। इस जनतंत्र का रक्षण करना या नहीं करना, तो बाबा साहब कहते हैं इस देश का जनतंत्र खत्म नहीं होना चाहिए। इस देश का जो जनतंत्र है वो बरकरार रखना चाहिए। और बाबा साहब कहते हैं ये देश का इतिहास बताते हैं इस देश के लिए ये जो जनतंत्र है ये नया नहीं है। बाबा साहब कहते हैं
जिसके पहले भी इस देश में जनतंत्र था। कब था? बाबा साहब कहते थे कि जो बौद्ध काल है, इस देश का जो बुद्धिस्ट पीरियड है, इतिहास का जो बुद्धिस्ट पीरियड है, उस देश में जनतंत्र था। और जो राजा होते थे वो राजा चुने जाते थे और उन राजा को असीमित अधिकार नहीं होते थे, उनको सीमित अधिकार होते थे और उनके अधिकार और उनको सर्वोच्च अधिकार नहीं होते थे। और बाबा साहब ये कहते हैं कि भारत की जो भारत जो देश है, ये संसद और संसदीय जो प्रक्रिया है उससे परिचित था। और उन्होंने कहा कि यदि बौद्ध भिक्षु संघ का अध्ययन किया तो ये स्पष्ट होता है ये संघ केवल संसद नहीं थी। तो बाबा साहब कहते हैं संसद के अलावा और कुछ भी नहीं था। और बाबा साहब कहते हैं कि आधुनिक काल में जो संसद है या संसदीय प्रक्रिया है और जो संसदीय प्रक्रिया के जो भी नियम है, वे सभी नियम उस काल के जो बौद्ध भिक्षु संघ होता था, उस संघ के जो नियम है वो इसी प्रकार होते थे। उनकी सभा में आसन के प्रबंध के बारे में नियम, प्रस्ताव, संकल्प, गणपूर्ति, मतपत्रिका, मतदान, मतगणना, अविश्वास प्रस्ताव, अभियोग, इसके संदर्भ में जो निर्णय आज होते हैं उसी प्रकार के निर्णय उस काल में भी होते थे। और बुद्ध का जो ये संघ है, ये संघ इसी नियमों का पालन करते थे। और बाबा साहब स्पष्ट रूप से कहते थे कि बुद्ध का जो भिक्षु संघ है यह दूसरा और कुछ नहीं है, यह संसद था। और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जो ये जनतंत्र जो व्यवस्था है जो बौद्ध काल में थी वो बाद में खत्म हुई। इसका मतलब इस देश ने जनतंत्र को खो दिया और आज हमें जनतंत्र मिला है। आज संविधान हमारे सामने है। फिर से इस देश ने जनतंत्र नहीं खोना चाहिए और इसी पर यही हमारी समस्या है। और बाबा साहब कहते हैं कि ये जो नया जनतंत्र तंत्र है यह बाह्य रूप में कायम रखता है, यानी कायम जो बाह्य स्वरूप कायम रखता है, लेकिन वास्तवता उसकी जगह तानाशाही स्थापन होती है। ये जो विचार बाबा साहब व्यक्त करते हैं। और बाबा साहब कहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि जो जनतंत्र का असली जो स्वरूप है केवल बाह्य नहीं है, जो मूल स्वरूप है वो अंतर्गत और बाह्य एक होना चाहिए और यथार्थ रूप में वो कायम रखना चाहिए। यही विचार बाबा साहब रखते हैं। और बाबा साहब ये कहते हैं कि ये जो हमारा जनतंत्र है उसकी रक्षा करने के लिए, इस संविधान की रक्षा करने के लिए कुछ बातें बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 के उस भाषण में कहा, उसका मैं जिक्र करूंगा और मैं अपना वक्तव्य खत्म करूंगा। बाबा साहब ने इस देश का जो जनतंत्र है, इस जनतंत्र को कायम रखने के लिए कुछ मौलिक विचार रखे हैं। उनमें से पहला जो मौलिक विचार है कि वो कहते हैं कि आज हमारा संविधान है, हमने संविधान निर्माण किया है और इस देश की जो व्यवस्था है ये व्यवस्था संविधान के आधार पर चलने वाली है। और इसलिए सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें संवैधानिक मार्ग का ही अवलंबन करना चाहिए। हमें असंवैधानिक मार्ग का अवलंबन नहीं करना चाहिए। बाबा साहब ये कहते हैं कि जब आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई भी मार्ग उपलब्ध नहीं था, उस वक्त असंवैधानिक मार्ग का अवलंबन करना एक समय तो उचित था। लेकिन आज हमारी जो आर्थिक सामाजिक जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति के लिए संवैधानिक मार्ग है और इसलिए हमें संवैधानिक मार्ग से ही हमें चलना चाहिए। और ये जो यदि हमने असंवैधानिक मार्ग का यदि इस्तेमाल किया तो उससे क्या निर्माण होगा? अराजकता निर्माण होगी। और यह अराजकता जो है ये जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा निर्माण करता है। यह बात बाबा साहब ने कही। दूसरी बात बाबा साहब ने जो कही कि हमें ये जनतंत्र कायम रखना है, अपनी स्वतंत्रता कायम रखनी है
और उस संदर्भ में बाबा साहब ने एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया है। वे कहते हैं, जॉर्ज स्टुअर्ट मिल का जो विचार है वो विचार हमने ध्यान में रखना है कि वो ये कहते हैं कि किसी भी महान व्यक्ति के चरणों में अपनी स्वतंत्रता अर्पण नहीं करनी चाहिए या उसे यह शक्ति प्रदान नहीं करना चाहिए जिसे अपने हमने जो संस्था निर्माण किया है उसको नष्ट करने की ताकत जो है ऐसे व्यक्ति को हमने नहीं करना चाहिए। वो बाबा साहब कहते कि ठीक है कि महान व्यक्तियों के संदर्भ में या उनके सामने हमारी कृतज्ञता जरूर व्यक्त करना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है कि जो बड़े हैं, जो ने कुछ देश के लिए किया, उनके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन उस कृतज्ञता की भी एक सीमा होती है। और संदर्भ में बाबा साहब ने जो एक अलग उदाहरण दिया है, आयरलैंड के देशभक्त डोनियल ओकोनेल का उन्होंने एक विधान दिया है। डोनियल ओकोनेल यह कहते हैं कि अपने सम्मान की जो रक्षा है वो बलि देकर कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं तो अपने पवित्र या शील देकर अपनी रक्षा अपने प्रति कृतज्ञता व्यक्ति नहीं कर सकती। उसी प्रकार कोई भी देश अपनी स्वतंत्रता को खोकर, स्वतंत्रता गहन रखकर अपनी जो कृतज्ञ नहीं हो सकता है। और इसीलिए बाबा साहब ये कहते हैं इस देश में व्यक्ति पूजा बहुत होती है, व्यक्ति महात्मा है। तो बाबा साहब कहते हैं कि देश में जो भक्ति मार्ग है, यह भक्ति मार्ग राजकीय क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण माना जाता है और इस राजकीय क्षेत्र में व्यक्ति पूजा बड़े पैमाने पर है। और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि ये जो भक्ति मार्ग है ये धर्म के क्षेत्र तक ठीक है, जो लोग यानी उसका इस्तेमाल करो वो ठीक है, लेकिन राजकीय क्षेत्र में और जहां स्वतंत्र का सवाल है, जहां जनतंत्र का सवाल है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये बात बाबा साहब कहते हैं। और तीसरी अवस्था की जो बात बाबा साहब ने कही कि राजकीय जो जनतंत्र जो है, जो हमें मिला है, ये राजनीतिक जनतंत्र को सामाजिक एवं आर्थिक जनतंत्र में परिवर्तित करना चाहिए। यदि हम परिवर्तित नहीं करते तो देश के जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा। इस प्रकार की बात बाबा साहब कहते हैं। और वह कहते हैं कि जो राजनीतिक जनतंत्र है, इसका सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र में यदि हमें परिवर्तित करना है तो इसलिए हमें तीन बातें जो है वो, और या तीन जो मूल्य है, जो तीन तत्व है, दिस थ्री प्रिंसिपल आर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। Which are these basic principles? We know equality, liberty, and freedom. These are three basic principles of democracy. तो बाबा साहब कहते हैं ये केवल प्रिंसिपल नहीं है, ये तीन सिद्धांत है और ये तीनों सिद्धांत अलग अलग रूप में नहीं देखना चाहिए। ये तीनों सिद्धांत यानी एक रूप में, तीनों सिद्धांत एक दूसरे के लिए पूरक है, वो अलग अलग नहीं है। समता अलग नहीं है, स्वतंत्रता अलग नहीं है, या जो बंधुता है ये अलग नहीं है। ये तीनों जो तत्व है एक दूसरे से संबंधित है और संयुक्त रूप से इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि देश में बंधुता का अभाव है, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि देश में व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। और किस आधार पर व्यक्ति को महत्व मिलता है? व्यक्ति पर या व्यक्ति के कर्तृत्व पर उसको महत्व दिया जाता है, बल्कि वो व्यक्ति की जात की है, जाति का जो दर्जा होता उस दर्जा के आधार पर व्यक्ति का मूल्यमापन होता है। और इसलिए बंधुता का जो तत्व है ये बहुत ही इस देश में इसका अभाव है। और इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कास्ट आर एंटी नेशनलिस्ट। बाबा साहब कहते हैं ये जो कास्ट इज इटसेल्फ नेशन, कास्ट इज इटसेल्फ नेशन। बाबा साहब कहते हैं चाहते नहीं अपने आप में खुद में ये राज्य या देश होता है या एक देश होता है। और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि देश में जो है ये जातीयता
जो है बहुत ही, और विशेषता जो जाति व्यवस्था है, ये राष्ट्र विरोधी है, और इसलिए इस जाति को नष्ट करना आवश्यक है। और ये तभी होगा जब देश में बंधुता का भाव निर्माण होगा। बंधुता बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये जो तीन तत्व जो है, ये तत्व इस देश की एक मूल्य, केवल मूल्य नहीं, इस देश की संस्कृति के रूप में ये हमने जानना चाहिए। जिस प्रकार इस देश की दूसरी संस्कृति है, उसी प्रकार बाबा साहब कहते हैं कि यदि हमें इस देश का जनतंत्र बरकरार रखना है, हमारी स्वतंत्रता बरकरार रखनी है, तो हमें ये जो मूल्य जो है, ये मूल्य को एक संस्कृति रूप में विकसित करना चाहिए। हमारी जो संवैधानिक जो संस्कृति है, ये संवैधानिक संस्कृति निर्माण होनी चाहिए। इस प्रकार का विचार बाबा साहब रखते हैं। और बाबा साहब जाते जाते मैंने इस संदर्भ में और एक कहते हैं कि अब्राहम लिंकन की याद वो दिलाते हैं, और ये बताते हैं, अब्राहम लिंकन ये कहते हैं, क्या कहते हैं, जिस सभागृह में स्वयं मतभेद है, वो सभागृह ज्यादा दिन तक टिका हुआ नहीं रह सकता है। अब्राहम लिंकन का इस विधान को लेकर बाबा साहब ही कहते हैं कि हमारा जो देश है, हमारे जो ये देश का जो समाज है, ये समाज भी कैसा है, विभाजित है, जाति के आधार पर विभाजित है। और इसलिए ऐसे परिस्थिति में स्वतंत्रता कायम रखना, या देश का जो जनतंत्र है, ये कायम रखना बहुत ही हम ये कहेंगे कि इसके लिए बहुत ही हमें प्रयास करना पड़ेगा। और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि सभी क्षेत्र में, वो राजकीय क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में बंधुता बहुत आवश्यक है। समता, बंधुता और जो स्वतंत्रता, ये आवश्यक है। और यदि हम इस दृष्टि से चले, और हमने यदि इस तत्वों का जो तत्व है या मूल्य है, इस मूल्यों को अपनाकर हमने यदि एक हमारी अलग संस्कृति, हमारी एक अलग संविधान संस्कृति, जनतंत्र की संस्कृति यदि निर्माण करते हैं, ये देश का जो संविधान है, ये देश का जो तंत्र है, वो बरकरार रहेगा। अन्यथा ये देश की जो स्वतंत्रता है, ये देश का जनतंत्रता है, वो बरकरार नहीं रहेगा, और ये खत्म हो सकता है। और बाबा साहब की जो चिंता है, विल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हो सकता है। उस संदर्भ में हमने सोचना चाहिए, केवल हमने नहीं, सभी देशवासी सोचना चाहिए। और देश में जो ये जो मूल्य है, इन मूल्यों को कैसे अमल में लाना चाहिए, इस संदर्भ में सोचे। यदि हमने इस संदर्भ में सोचा, तभी देश का जो भवितव्य है, इस देश का जो जनतंत्र है, वो कायम बरकरार रख सकते हैं। आज आप लोगों ने गणराज्य दिन के पूर्व संध्या पर संविधान चर्चा का जो आयोजन किया है, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप अगलावे जी। आपने जनतंत्र और बाबा साहब के मौलिक विचार बहुत अच्छा प्रकाश डाला है और हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। बाबा साहब के संविधान में एक एक शब्द का अर्थ है, और इसीलिए हमें बाबा साहब के हर बात पर गर्व है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता जनतंत्र के मूल सिद्धांत है, और बाबा साहब ने करवाया हमको लोकतंत्र का उचित आभास। इसके बाद दूसरे हमारे वक्तागण हैं माननीय सुनील खोब्रागड़े जी। माननीय सुनील खोब्रागड़े जी मुंबई के दैनिक जनता का महानायक के संस्थापक और संपादक है। पत्रकारिता में आने से पहले वे मंत्रालय में कक्षा 1 के अधिकारी थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और 2006 में पत्रकारिता शुरू की। अंबेडकर अवगार की दुनिया में उन्हें एक बेहद मेहनती
और लीडर पत्रकार के रूप में जाता है। वह भारतीय संविधान, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति, विज्ञान, बौद्ध धर्म, साहित्य, अंबेडकर साहित्य जैसे विभिन्न विषयों में गहराई से शामिल है। उनकी पुस्तक अंबेडकरवादी राजनीति की दिशा है। उन्हें पूरे महाराष्ट्र में एक विद्वान और ऊर्जावान वक्ता के रूप में भी जाना जाता है। पत्रकारिता में उनके अनेक योगदान के लिए उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मैं माननीय सुनील खोब्रागड़े जी को आमंत्रित करती हूँ कि संविधान चर्चा सत्र में राष्ट्र निर्माण के लिए संविधान संस्कृति निर्माण करने की आवश्यकता पर मार्गदर्शन करें। आपका स्वागत है माननीय सुनील खोब्रागड़े जी। सर्वांना जय भीम। विशेषतः बाहू या संस्थेच्या अध्यक्षा सन्माननीय डॉक्टर त्रिशला ढेमरे मॅडम, त्याचप्रमाणे या आज संविधान संगोष्ठीचं जे आयोजन करण्यात आलेलं आहे त्या आयोजनाच्या कंपेअरर होस्ट डॉक्टर माया कांबळे मॅडम, या संपूर्ण संगोष्ठीमध्ये आज या झूम कॉन्फरन्समध्ये व्हर्च्युअली उपस्थित असलेले माझे आदरणीय माननीय इजेड खोब्रागडे साहेब, डॉक्टर प्रदीप आगलावे साहेब, डॉक्टर चंद्रशेखर मिश्राम सर आणि संपूर्ण माझे मार्गदर्शक आणि सहकारी आणि सर्व लोकांना माझा जय भीम, सन्मानपूर्वक जय भीम। आज या हॅलो, आवाज येतोय माझा? हॅलो, हो सर, हो सर, येतो येतो येतो। हा, तर आज या संविधान संगोष्ठीच्या कार्यक्रमामध्ये संविधान दिनाच्या गणराज्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित संविधानाच्या अनुषंगाने मला सुचवण्यात आलेला विषय किंवा मी आफ्ट केलेला विषय जो आहे की भारतामध्ये संविधान संस्कृतीच्या निर्मितीची आवश्यकता आणि रुजवणुकीची आवश्यकता। तर या विषयाची चर्चा करण्याच्या आधी मी आपल्याला सर्वांना गणराज्य दिनाच्या उद्या येत असलेल्या गणराज्य दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा देतो। सर्वप्रथम कोणताही देश, कोणतंही राष्ट्र जे निर्माण होत असतात त्या राष्ट्राच्या निर्मितीचा पाया जो असतो तो त्या देशाचं संविधान हा असतं। संविधान आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की एखादा राष्ट्र जर निर्माण करायचं असेल तर त्या राष्ट्राच्या निर्मितीला एका मजबूत अशा संविधानाच्या आणि मजबूत अशा परंपरेच्या आधारावर आपल्याला निर्माण करावं लागत असतं। आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा या संदर्भातील जो दृष्टिकोन आहे हा दृष्टिकोन आपल्याला मुळातून समजून घेण्याची आवश्यकता आहे। होतं काय की संविधानाची आपण अनेकदा चर्चा करत असतो। संविधानाची चर्चा करत असताना संविधानामध्ये देण्यात आलेले मूलभूत हक्कापासून तर संविधानाच्या अंतर्भूत केलेल्या संपूर्ण 395 कलमाचं आपण परिशीलन करतो। त्याच्यावर आपली फार मोठा एक अभ्यास करणारा वर्ग महाराष्ट्रामध्येच नव्हे तर देशभरामध्ये अस्तित्वात आहे। परंतु संविधान समजून घेताना, संविधानाचा अभ्यास करत असताना आपण संविधानाला केवळ एक अभ्यासाचं साधन असं न पाहता राष्ट्राच्या निर्मितीची आधारशिला म्हणून, राष्ट्राच्या निर्मितीचा बेस म्हणून बघणं आवश्यक असतं। आणि राष्ट्राच्या निर्मितीचा बेस म्हणून जेव्हा आपण संविधानाकडे पाहतो तेव्हा या संविधानाला साहजिकच अन्य राष्ट्राच्या संदर्भात कंपेअर करणे, त्याची तुलना करणे हा भाग सुद्धा महत्वाचा ठरतो। त्या दृष्टीने मी आपलं लक्ष वेधू इच्छेल की जगामध्ये जे बलशाली राष्ट्र आतापर्यंत अस्तित्वात आहेत, जगामध्ये ज्या ज्या राष्ट्रांनी आतापर्यंत मानवी मूल्यांना अभिभूत होऊन, मानवी मूल्यांना आधारशिला मानून अत्यंत परमोच्च असा विकास साधलेला आहे किंवा विकासाच्या अग्रेसर आहेत, अशा संपूर्ण राष्ट्रामध्ये संविधानाचं जे स्पिरिट आहे त्या स्पिरिटला अनुसरून त्या देशामध्ये एक विशिष्ट अशा प्रकारची संस्कृती निर्माण केल्या गेलेली आहे। भारतामध्ये झालं काय आहे की भारताचं संविधान आणि भारतातील समाज जीवन ह्या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी, ह्या दोन वेगवेगळ्या बाबी ज्या आहेत ह्या अजून आपण समजून घेतल्या नाही। संविधान जे असतं, संविधानाचे कोणत्याही देशाचं संविधान असो, संविधानाचे दोन भाग असतात। त्यामध्ये पहिला भाग जो असतो तो संविधानाची बॉडी किंवा संविधानाचं, त्याला आपण एक शरीर म्हणू संविधानाचा। हा संविधानाची बॉडी जी असते, संविधानाची बॉडी ही
त्याच्यामध्ये दुरुस्ती करणे, अमेंडमेंट करणे, सुधारणा करणे, वेगवेगळ्या जे कालानुरूप आवश्यक अशा गोष्टींची, कलमाची आणि माहितीची भर घालत जाणे, हे आपण संविधानाच्या बॉडीमध्ये किंवा संविधानाच्या स्ट्रक्चर मध्ये करू शकतो. परंतु दुसरा जो भाग आहे संविधानाचा दुसरा जो भाग आहे तो म्हणजे संविधानाचं स्पिरिट ज्याला म्हणतो आपण. दुसऱ्या शब्दात जर म्हणायचं असेल तर संविधानाचं सॉल ज्याला म्हणतो आपण, संविधानाचं सारतत्व जे आहे, हे सारतत्व हा संविधानाचा अतिशय महत्वाचा आणि राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी अत्यंत आवश्यक असलेला भाग आहे. एका बाजूला स्ट्रक्चर आहे, ज्या स्ट्रक्चरच्या अनुषंगाने आपण त्या राष्ट्राला कसं चालवायचं, राष्ट्राचे रोजचे क्रियाकलाप जे आहेत, डे टू डे अफेअर्स जे आहेत ते कसे राबवायचे, हे संविधानाच्या बाडीमध्ये अंतर्भूत केलेल्या अनुच्छेदाच्या अनुसार ठरत असतं. आणि संविधानाचं स्पिरिट जे आहे हे स्पिरिट न बदलणारं असतं. जे काळ कितीही जरी निघून गेला, जर उदाहरण घ्यायचं झालं तर अमेरिकन संविधानाकडे जर आपण पाहिला तर अमेरिकेचं संविधान 1776च्या डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडन्सच्या पासून जे इव्हॉल्व होत गेला, जे विकसित होत गेला, तेव्हापासून तर आतापर्यंत अमेरिकन संविधानाचं जे सॉल किंवा ज्याला स्पिरिट ज्याला म्हणू, ते स्पिरिट काय आहे, तर ते स्पिरिट आहे की ऑल मॅन आर बॉर्न इक्वल. सर्व माणसे जन्मता समान आहेत आणि ते सर्व व्यक्ती जन्मता समान असल्यामुळे त्यांना समान रीतीने प्रत्येक बाबीचा उपभोग घेण्याचा अधिकार आहे. अमेरिकन संविधानाचं जे स्पिरिट एका शब्दात जर सांगायचं, एका वाक्यात जर सांगायचं झाला तर लाईफ, लिबर्टी आणि हायएस्ट पर्स्युएट ऑफ हॅपीनेस, म्हणजे जीवनाचा अधिकार, स्वतंत्र रीतीने जीवन जगण्याचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार, जे आपल्याला हवा तसं स्वातंत्र्य भोगण्याचा अधिकार, निश्चित अशा उपबंधाच्या अधीन राहून, आणि त्यानंतर जीवनातील सर्वोच्च सुख मिळवण्याचा अधिकार, हे आहे अमेरिकन संविधानाचं स्पिरिट. आणि ह्या स्पिरिटच्या अनुषंगाने अमेरिकेमध्ये जे जे कायदे बनतात, जे 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 अमेंडमेंट्स केले जातात, त्या प्रत्येक अमेंडमेंट्स मध्ये, कायद्यामध्ये, तिथल्या सोशल लाईफ मध्ये हे स्पिरिट जे आहे आपल्याला पदोपदी विद्यमान असताना दिसतं. अमेरिकन समाज जीवनामध्ये तिथे एकही असा चित्रपट बनत नाही की ज्याच्यामध्ये 2-4 ब्लॅक्सचा प्रतिनिधित्व नसेल. अमेरिकन संविधानामध्ये असं एकही सरकारी डेलिगेशन नसेल की ज्या डेलिगेशन मध्ये विभिन्न वंशाचे, तिथे हिस्पॅनिक्स असतील, ब्लॅक्स असतील, व्हाईट्स असतील, जे वेगवेगळ्या वंशाचे डायव्हर्सिटी जी त्याच्यामध्ये एकत्रित केलेली आहे, हे कशाला अनुसरून आहे, तर सर्व माणसे, देशात राहणाऱ्या सर्व माणसांना समान अधिकार आहेत आणि सर्वोच्च सुख मिळवण्याचा अधिकार आहे. त्याच्यामध्ये राज्य हस्तक्षेप करू शकत नाही. हे स्पिरिट जे आहे ते स्पिरिट अमेरिकेतील प्रत्येक कलाकृतीमध्ये, साहित्यामध्ये, रोजच्या समाज जीवनामध्ये, चित्रपटामध्ये, सगळ्या बाबीमध्ये उतरले. दुसरीकडे याच दुसरं उदाहरण जर पाहिलं आपण तर जपानचं संविधान जे आहे, जपानचं संविधान काय म्हणते, तर जपानचं संविधानाचा सौल ज्याला म्हणतो आपण, जपानच्या संविधानाची बॉडी ही जे या कोणत्याही आज विकसित देश आहेत, त्या विकसित देशामध्ये एक नागरी समाज अस्तित्वात असतो आणि ह्या नागरी समाजाच्या अस्तित्वाची आधारशिला जी असते ती अधिकाराचं 3 भागामध्ये विकेंद्रीकरण करते. हे 3 भाग कोणते आहेत, तर 3 भाग ज्याच्यामध्ये आपण कार्यकारी संस्था, कायदेकारी संस्था आणि न्याय संस्था, ह्या कोणत्याही विकसित नागरी समाजासाठी आधारशिला आहेत. जपानमध्ये पण अशी स्थिती आहे. परंतु जपानच्या संविधानाचं स्पिरिट किंवा सोल जे आहे ते सोल आहे, वी द जपानीज पीपल डिझायर फॉर पीस फॉर ऑल टाइम. जगामध्ये सर्वदा शांती नांदावी, जगामध्ये सर्व काळ संपूर्ण मानव समाज जो आहे तो शांततेने नांदावा, ह्याच्यासाठी जपान सर्वतः प्रयत्न करेल. जपान त्याच्यासाठी युद्धापासून विरत राहील. कोणत्याही देशामध्ये होणाऱ्या युद्धाचं समर्थन जे आहे ते जपान करणार नाही. जपान जे हायएस्ट ह्युमन आयडियल्स जे आहेत आणि ह्युमन रिलेशनशिप जी आहेत ती कशी वाढवता येईल, ती कशी जपता येईल, ह्याच्यासाठी राष्ट्रामध्ये प्रयत्न करेल. हा जपानी संविधानाचा स्पिरिट आहे, सौल आहे, आत्मा आपण म्हणू शकतो त्याला, जे प्रचलित बोलीभाषेत जर बोलायचं झालं तर जपानच्या संविधानाचा जो आत्मा आहे किंवा स्पिरिट आहे, त्याचं सौल जे आहे ते सौल शांतता आहे. आणि त्यामुळे काय होतं की जपानी समाज जीवनामध्ये, जपानी साहित्यामध्ये, जपानी कलेमध्ये, जपानच्या रोजच्या दिनचर्येमध्ये
आपल्याला पदोपदी हे जाणवेल की तेथील समाज माणसा माणसामध्ये प्रेम कसं वाढेल, माणसा माणसामध्ये बंधुता कशी वाढेल, माणसा माणसामध्ये भाईचारा कसा निर्माण होईल, ह्याच्यासाठी प्रत्येक समाज जीवन जे आहे तिथलं हे समाज जीवन रोजच्या दिनचर्येमध्ये राबत असतात. तिसरं उदाहरण आपण घेऊ. तिसऱ्या उदाहरणामध्ये आपल्याला सांगता येईल की ब्रिटनचं संविधान जे आहे, ब्रिटनच्या संविधानाचं स्पिरिट काय आहे? ब्रिटनच्या संविधानाचं जे स्पिरिट आहे की रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ जस्टिस. समाज जीवनामध्ये वावरत असताना कोणत्याही माणसाचा समानतेचा अधिकार डावलला जाणार नाही. कोणत्याही माणसाला विवेक्षित प्रकारची एक डिफाईन्ड अशा प्रकारची न्याय प्रक्रिया अवलंबिल्याशिवाय त्याच्या कोणत्याही अधिकाराचं हनन होणार नाही. कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारचे नागरिक उपभोग घ्यायचे असतील, त्याला कोणत्याही राष्ट्राच्या संपत्तीचे उपभोग घ्यायचे असतील, त्याला कोणत्याही प्रकारच्या नागरी हक्काचा उपभोग घ्यायचा असेल तर त्याच्यासाठी कायद्यानुसार प्रक्रिया अवलंबिल्याशिवाय त्याला ते उपभोग घेता येणार नाही किंवा कायद्याला अधीन राहूनच तिथलं समाज जीवन घडेल. हे ब्रिटनच्या संविधानाचं सौल आहे, स्पिरिट आहे. ह्या तीनही देशाचा म्हणजे जे प्रमुख एक उदाहरणादाखल आपण पाहिल्यानंतर ह्या तीनही देशाच्या पुढचं भारताचं आपण जेव्हा उदाहरण घेतो, भारताच्या संविधानाचं स्पिरिट काय आहे? भारतीय संविधान लागू झाल्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान निर्माण करताना किंवा संविधान सभेने भारतीय संविधान निर्माण करताना त्यांच्या पुढे जे काही व्हिजन होतं ते व्हिजन कसं होतं की भारत नावाचं राष्ट्र जगाच्या पाठीवर अस्तित्वात नाही, भारत नावाचा देश जगाच्या पाठीवर अस्तित्वात नाही. संविधान येण्यापूर्वी ज्याला आपण आज भारत म्हणतो त्या देशाला कोणी हिंदुस्थान म्हणत असत, कोणी हिंद म्हणत असत, कोणी इंडिया म्हणत असत, कोणी का आपापल्या परीने त्याची नावं ठेवल्या गेली. म्हणजे भारत नावाचं राष्ट्र संविधान लागू झाल्यापासून 26 जानेवारी 1950 सालापासून अस्तित्वात आलं. याच्यासाठी तत्कालीन जो फेमस अतिशय प्रसिद्ध असा व्यंगचित्रकार शंकर म्हणून होता, हिंदुस्तान टाइम्स मध्ये 1950च्या जानेवारी 1950च्या एका आवृत्तीमध्ये त्यांनी छापलेला आहे की एका बेडवर रुग्णशय्यावर भारत माता पहुडलेली आहे आणि भारत मातेने भारत नावाच्या एका बाळाला जन्म दिला आहे आणि ह्या बाळाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हातामध्ये घेऊन ते राजेंद्र प्रसाद नेहरू आणि तत्कालीन नेत्यांकडे सोपवत आहेत. म्हणजे भारत या राष्ट्राला जन्म कोणी दिलेला आहे तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला. आणि हा जन्म दिल्यानंतर हे बाळ भारत माता नावाचं बाळ कसं राहील, भारत माता नावाच्या बाळाने पुढे काय करावं, त्या बाळाचं भविष्य कसं असेल, त्या भविष्याचा दस्तावेज म्हणजे भारतीय संविधान. आणि ह्या भारतीय संविधानामध्ये भारत नावाच्या देशाचा जो सावल आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1930 साली लोथियन कमिटीला दिलेले जे निवेदन आहे त्या निवेदनामध्ये स्पष्ट म्हटलेलं आहे की भारत नावाचं कोणतंही राष्ट्र अस्तित्वात नाही. जर राष्ट्र अस्तित्वात नाही तर ते राष्ट्र निर्माण करावे लागेल. आणि राष्ट्र निर्माण करायचं असेल तर एखाद्या समुदायाला दडपून टाकणे ही राष्ट्र निर्मितीची पद्धत होऊ शकत नाही. प्रत्येक समुदायाला तिथे तुम्हाला इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी द्यावी लागेल, इक्वल जस्टिस द्यावा लागेल, इक्वल तुम्हाला फ्रीडम द्यावा लागेल. ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची राष्ट्र निर्मितीची कल्पना होती. आणि ही कल्पना तरी प्रत्यक्षात भारतीय संविधान तयार करताना तंतोतंत त्यामध्ये उतरवलेली आहे. त्याचं जे स्पिरिट आहे, भारतीय संविधानाची उद्देश पत्रिका जी आहे त्या उद्देश पत्रिकामध्ये हा भारत देश कसा असेल तर भारत देश सार्वभौम असेल, त्याच्यावर दुसऱ्या कोणाचाही अंमल नसेल, स्वतःचे निर्णय घेण्यासाठी सक्षम असलेला हा देश असेल, तो समाजवादी असेल, तो धर्मनिरपेक्ष असेल, तो एक लोकशाही गणराज्य म्हणून अस्तित्वात येईल. जे भारताची आधारशिला कशी असेल तर सार्वभौम लोकशाही समाजवादी गणराज्य ही भारताची आधारशिला आहे. ही भारत नावाचं राष्ट्र जर असं असेल तर भारत नावाचं राष्ट्र पुढे काय करेल तर ह्या देशात राहणाऱ्या लोकांना दर्जा आणि संधीची समानता, सामाजिक राजकीय आर्थिक न्याय, श्रद्धा उपासना आचार विचार याचं स्वातंत्र्य हे दिल्यानंतर, जे समता न्याय आणि स्वातंत्र्य हे दिल्यानंतर या देशामधील नागरिकांना सन्मानपूर्वक जगण्याचा अधिकार आणि राष्ट्राची एकता आणि बंधुता प्रवर्धित करण्याचा अधिकार हा आहे भारतीय संविधानाचा आत्मा किंवा सौल. भारतीय संविधान काय सांगतं, भारत हे राष्ट्र कसं राहील, कशा प्रकारचं राष्ट्र राहील तर ह्या भारतामध्ये
भारतीय संविधानाची जी बॉडी आहे त्या बॉडीमध्ये भारताची न्याय व्यवस्था कशी असेल, पंतप्रधान पदाची काय कर्तव्य असतील, राष्ट्रपती पदाची कर्तव्य काय असतील, त्या कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज जे आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे आयोग आणि न्याय व्यवस्था वगैरे वगैरे ते काय असेल, तर ह्याचा उहापोह ह्या बॉडीमध्ये करण्यात आलेला आहे. आणि स्पिरिट काय कशा प्रकारचं आहे, तर स्पिरिट जे आहे त्या स्पिरिट मध्ये सन्मानाने जगण्याचा अधिकार, कोणावरही अन्याय होणार नाही याची हमी, कुणाचंही स्वातंत्र्य धोक्यात येणार नाही याची हमी, कुठल्याही प्रकारच्या संधीची आणि दर्दाची त्याला समानता मिळेल याची हमी, हे आहे भारतीय संविधानाचं स्पिरिट. आणि हे स्पिरिट जर भारतीय माणसामध्ये निर्माण करायचं असेल तर आपण संविधानाची रोज पारायण करून होणार आहे का? एखाद्या संविधानाचं स्पिरिट समाज जीवनामध्ये कसं उमटतं किंवा कसं झिरपतं याची एक प्रक्रिया असते. कारण ही जी प्रक्रिया जी असते ही प्रक्रिया कोण अवलंबतं, कोणामार्फत ती प्रक्रिया अवलंबिली जाते किंवा ती लागू केली जाते, तर त्याच्यासाठी स्टेट नावाची एक संस्था असते, राज्य नावाची संस्था. आणि राज्य नावाच्या संस्थेकडे विविध प्रकारचे जे अपॅरेटस आहेत, विविध प्रकारचे जे आयुध आहेत, त्या आयुधामध्ये न्याय व्यवस्था एक आयुध आहे, पोलीस प्रशासन एक आयुध आहे, ब्युरोक्रेसी हे एक आयुध आहे, त्याचं अंग आहे, त्याच्यानंतर जे तुरुंग हे एक अंग आहे, आर्म्ड फोर्सेस हे अंग आहे. ह्या विभिन्न प्रकारच्या राष्ट्र चालवण्याची जी 5 अंग आहेत, ह्या 5 अंगाच्या माध्यमातून संविधानाचं स्पिरिट जे आहे ते समाज जीवनामध्ये झिरपत जावं, उतरत जावं, रुजत जावं, लोकांच्या अंगवळणी पडावं, याच्यासाठी राज्याने प्रयत्न केले पाहिजेत, अशी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची अटकळ होती. ती त्यांनी ठिकठिकाणी भारतीय लोकशाहीचं भवितव्य 1943 साली गोखले इन्स्टिट्यूट मध्ये केलेलं भाषण असेल किंवा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताच्या लोकशाहीच्या भवितव्याबद्दल 1953 साली लिहिलेला निबंध असेल, हा प्रत्येक याच्यामधून भारत नावाचं राष्ट्र कशा प्रकारचं बनेल, कशा प्रकारचं राहील, हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेलं आहे. ज्यावेळी भारत नावाचं राष्ट्र अस्तित्वात आला त्यावेळी नेमकं झालं काय, तर ओल्ड रूल जे आहेत, जुने रूल जे आहेत, भारतीय राष्ट्र चालवण्याचे जुने रूल किंवा जुने नियम जे आहेत ते बदलले आणि नवीन नियम लागू झाले. आणि नवीन नियम लागू झाल्यानंतर नवीन नियमानुसार काय व्हायला पाहिजे, तर नवीन नियमानुसार ह्या देशामध्ये भारतीय संविधानाची संवैधानिक मूल्य जे आहेत ती संवैधानिक मूल्य रुजविणे, आणि ही मूल्य जर रुजली तर आपोआप काय होईल, एक विशिष्ट अशा प्रकारची संस्कृती तयार होईल. आणि ही संस्कृती तयार करण्याचं काम जे आहे हे कुणामार्फत होता, तर हे संस्कृती तयार करण्याचं काम शैक्षणिक अभ्यासक्रम म्हणजे स्कूल ही एक संस्था आली, त्याच्यामध्ये रिव्हिजन नावाची एक संस्था आली, मीडिया नावाची एक संस्था आली, त्याच्यानंतर ज्याला म्हणतो आपण हिस्ट्री आहे, लिटरेचर आहे, कला आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे डिस्कोर्सेस जे आहेत, ह्या प्रत्येक डिस्कोर्सेस मधून, साहित्यामधून, कलेमधून, भारतीय शाळांमधल्या अभ्यासक्रमामधून, शैक्षणिक अभ्यासक्रमामधून ही संस्कृती कशा कशा प्रकारे विकसित होत जाईल याचे प्रयत्न झाले पाहिजे. ह्या प्रयत्नाकडे भारताच्या तत्कालीन सरकारपासून तर आताच्या सरकारपर्यंत कोणीही लक्ष दिलेलं नाही. कारण ज्यावेळी भारतीय संविधान अस्तित्वात आला त्यावेळी पूर्वीचे रूल आणि नवीन रूल ह्याच्यामध्ये संघर्ष निर्माण झाला. आणि हे संघर्ष निर्माण झाल्यानंतर पूर्वीचे जे रूल्स आहेत, इथे ह्या देशामध्ये मनुचा कायदा लागू असेल, ह्या देशामध्ये धर्मशास्त्रानुसार शिक्षा होईल, ह्या देशामध्ये स्त्री पुरुषाचे संबंध जे आहेत ते स्त्री पुरुषाचे संबंध जे आहेत ते विशिष्ट अशा प्रकारे विहित केलेल्या कौटुंबिक कायद्यानुसार, मिताक्षरानुसार, दायभागानुसार चालतील. ह्या देशामधल्या माणसामाणसातील संबंध जे आहेत ते संबंध वेजेसचे संबंध असतील, मालक मजुराचे संबंध असतील, व्यापारी आणि ग्राहकाचे संबंध असतील, ते जुन्या रूल नुसार चालणार नाही, तर संवैधानिक रूल नुसार चालतील. हे रूल जे आहेत हे रूल प्रस्थापित होण्यासाठी भारत सरकारने कुठल्याही प्रकारचे प्रयत्न, ठोस अशा प्रकारचे प्रयत्न नेहरूवियन इरामध्ये, नेहरूवियन युगामध्ये, इंदिरा युगामध्ये किंवा आताच्या मोदी युगामध्ये जे सुरू आहे त्याच्यामध्ये अशा प्रकारचे प्रयत्न झाले नाहीत. उलट काय होते आहे, तर उलट आपल्याला हे जे दिसते आहे की संवैधानिक व्हॅल्यूज, संवैधानिक नीतिमूल्य, संवैधानिक ट्रेडिशन्स, आतापर्यंत आलेल्या परंपरा, संवैधानिक म्हणजे ह्या गेल्या 70 वर्षाच्या 75 वर्षाच्या काळामध्ये रूढ झालेल्या ज्या संवैधानिक ट्रेडिशन्स आणि संवैधानिक मोटिव्ह ज्याला म्हणतो आपण, हे संविधान ज्या मोटिव्हला धरून, ज्या गृहीतकाला धरून, ज्या इंटेन्शनला धरून बनवण्यात आलेलं होता, ते आयडियल्स प्रस्थापित करण्यासाठी आतापर्यंत प्रयत्न झालेले नाहीत. आणि ह्यामुळे झालं काय, ह्यामुळे भारतामध्ये विकसित असा नागरी समाज,
त्याला म्हणतो डेव्हलप्ड सिव्हिल सोसायटी निर्माण होऊ शकते. डेव्हलप्ड सिव्हिल सोसायटी निर्माण जर व्हायची असेल तर त्याच्यासाठी 3 गोष्टीची आवश्यकता असते. ह्या 3 गोष्टी कोणत्या? तर राज्य संस्थेचं 3 भागामध्ये 3 तंत्रामध्ये विभाजन असतं. पहिलं ते ज्युडिशियरीचं विभाजन. ज्युडिशियरी जे कार्यपालिका, न्यायपालिका आणि ब्युरोक्रेसी. कार्यपालिका, न्यायपालिका आणि कायदेकारी संस्था, ह्या 3 भागाचं विभाजन ते अस्तित्वात आलं. त्याच्यानंतर मग ह्या 3 प्रकारच्या व्यवस्थांमधून, 3 प्रकारच्या विभाजनामधून 3 प्रकारच्या जबाबदाऱ्या निश्चित होतात. ह्या जबाबदाऱ्या कोणत्या असतात? त्यातील पहिली जबाबदारी असते संवैधानिक नीतिमत्तेचं पालन करणे. संवैधानिक नीतिमत्तेचं पालन म्हणजे काय? तर जी गोष्ट आपण सर्वांनी मिळून ठरवली आहे, भारतीय संविधान म्हणतं आम्ही भारताचे लोक, म्हणजे आम्हाला जी शक्ती प्राप्त झालेली आहे, त्या राष्ट्राच्या पंतप्रधानाला जी शक्ती प्राप्त झालेली आहे, त्या राष्ट्राच्या राष्ट्रपतीला जी शक्ती प्राप्त झालेली आहे, ती शक्ती कुणाकडून? डिराइव्ह फ्रॉम हुम? तर ती लोकांकडून प्राप्त झाली. आम्ही भारताचे लोक, ह्या लोकांनी ही शक्ती प्रदान केलेली आहे. मग ह्या लोकांप्रती जे तुमचं कर्तव्य आहे, ते कर्तव्य काय आहे? तर लेखी अथवा तोंडी जो काही करार असेल त्या कराराला बांधील राहणे हे पहिलं जे विकसित नागरी समाजाचं, डेव्हलप्ड सिव्हिल सोसायटीचं पहिलं लक्षण जे आहे, हे लेखी किंवा तोंडी जो काही करार असेल त्या कराराला बांधील राहणे. दुसरा जो त्याच्यातली जो हे आहे, दुसरं जे वैशिष्ट्य आहे, संविधानाचं सार्वभौमत्व आणि अधिकार मान्य करणे. आज आपण ठिकठिकाणी पाहतोय देशामध्ये हे संविधान बदललं पाहिजे, त्या संविधानाला टाकून देऊन जे धर्मावर आधारित नवीन राष्ट्र तयार झालं पाहिजे, अशा प्रकारच्या विविध धर्मसंस्थांमधून, धर्मसभामधून आवाहन केली जातात. काही ठिकाणी संविधान जाळलं जातं, संविधानाचा धिक्कार केला जातो आणि संवैधानिक नीतिमत्ता धाब्यावर बसवून या देशाचा पंतप्रधान, या देशाचा राष्ट्रपती, या देशातील मंत्री, या देशातील पदाधिकारी वर्तन करत असतात. दुसरी जी आवश्यकता आहे, संविधानाचे सार्वभौमत्व आणि अधिकार हे मान्य करणे. आणि तिसरी जी बाब आहे विकसित नागरी समाजामध्ये अस्तित्वात म्हणजे आवश्यक असलेली, संविधानाने प्रस्थापित केलेल्या नैतिक मूल्याचं पालन कर. ही नैतिक मूल्य काय असतात? समानता हे संविधानाचं नैतिक मूल्य आहे. मग मी सार्वजनिक जीवनामध्ये हे सला नालायक, हिजडा आहेस तू, असं जर मी म्हणत असेल तर मी लिंगभेद मानतो, संवैधानिक मूल्याचं पालन करत नाही. मी स्त्री पुरुष असमानता जेव्हा मानतो, स्त्रीला जेव्हा तुच्छ लेखतो, तेव्हा मी संविधानाने विहित केलेल्या नैतिक मूल्याचं पालन करत नाही. मी जेव्हा एखाद्या माणसामध्ये भेद करतो, हा प्रांतावरून, त्याच्या भाषेवरून, त्याच्या रंगावरून, त्याच्या जन्मस्थानावरून, तेव्हा मी संविधानाने प्रस्थापित केलेल्या नैतिक मूल्याला छेद देतो. म्हणजे विकसित नागरी समाजाचा मी घटक बनण्यास पात्र नाही असा त्याचा अर्थ होतो. संविधान जर लागू करायचं असेल, संविधानिक संस्कृती निर्माण करायची असेल, तर आपल्याला लेखी किंवा तोंडी कराराशी बांधल राहणे, संवैधानिक सार्वभौमत्व, संविधानाचे सार्वभौमत्व मान्य करणे आणि नैतिक मूल्याचं पालन करणे, ह्या 3 जबाबदाऱ्या पाळाव्याच लागतात. आणि ह्या 3 जबाबदाऱ्यांतून का नागरी समाजाची 9 प्रकारची वैशिष्ट्ये निभसतात. हा विस्तार भाई असतो वेळेच्या अभावी ही 9 प्रकारची वैशिष्ट्ये कोणती आहेत हे मी तुम्हाला आता याचा जास्त उहापोह करत नाही. कारण संवैधानिक नीतिमत्ता निर्माण करायची असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल? संवैधानिक नीतिमत्ता निर्माण करण्यासाठी ह्या 9 प्रकारची जे विकसित नागरी समाजाची 9 प्रकारची वैशिष्ट्ये जी आहेत ती अंगी बांधवावी लागतील. तेव्हा कुठे संविधान संस्कृती तयार होईल, तेव्हा कुठे कॉन्स्टिट्युशनल कल्चर तयार होईल. आणि हे कॉन्स्टिट्युशनल कल्चर तयार होण्यासाठी आपण जर आज टीव्हीवर पाहतो आहे, टीव्हीवर एका बाजूला बाळूमामाचा चांग भला, दुसऱ्या बाजूला कुठल्या तरी देवाची हे भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे, अशा प्रकारची मूल्य लोकांच्या मनावर, बालमनावर वारंवार बिंबविली जातात. लैंगिक हिंसा करणारी मूल्य जी आहेत ती इथल्या चित्रपटातून, लिखाणातून, वेगवेगळ्या प्रकारच्या कलेच्या माध्यमातून बिंबविले जातात. ही अशा प्रकारची बिंबविण्यात आलेली मूल्य जी आहेत ती संविधानाच्या विपरीत आहेत. राज्याचं हे कर्तव्य आहे की संविधानाच्या विपरीत जी काही मूल्य असतील त्या मूल्यांना कुठल्याही प्रकारे, कुठल्याही माध्यमातून छेद देता कामा नये, अशा प्रकारची साहित्य निर्मिती झाली, अशा प्रकारची कला निर्मिती झाली पाहिजे, अशा प्रकारचा करिक्युलम किंवा अभ्यासक्रम जो आहे तो राज्याने डिफाईन केला पाहिजे. ही आवश्यकता आहे. आणि ही आवश्यकता पार पाडण्यासाठी राज्य किंवा स्टेट जर कसूर करत असेल तर त्या देशामध्ये संविधान संस्कृती निर्माण होऊ शकत नाही. आणि संविधान संस्कृती निर्माण जर झाली नाही तर संविधानावर आधारित राष्ट्र पण निर्माण होऊ शकत नाही. आज आपण भारतामध्ये जो क्रायसिस पाहतो आहे, हा क्रायसिस कशाचा आहे? तर हा क्रायसिस जो तयार झालेला आहे, हा क्रायसिस राष्ट्र निर्मितीचा क्रायसिस आहे. अजूनही आपण राष्ट्र म्हणून बनलेलो नाही. भारतीय संविधानाचं जे स्पिरिट आहे की बंधुभावावर आधारित समाज निर्माण करणे,
एकमेकाच्या मानवी मूल्याचा आदर करणारा समाज निर्माण करणे, हे जे स्पिरिट आहे भारतीय संविधानाचं, हे स्पिरिट अधिकाधिक वाढावं, हे स्पिरिट लोकांच्या जनजीवनाचा रोजच्या दिनचर्येचा भाग बनावा, ह्याच्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे प्रयत्न स्टेट करत नाही आहे, हे आपण पाहतो आहे. आणि त्याच्यामुळे काय झालेलं आहे की जरी भारतामध्ये दीर्घकाळ म्हणजे बऱ्याच कालावधीपासून 75 वर्षापासून किंवा जवळपास आज 71 वर्षापासून लोकशाही नांदत असेल, तरी पण भारतामध्ये लोकशाही समाज अस्तित्वात येऊ शकलेला नाही. आणि लोकशाही समाज अस्तित्वात येऊ शकला नाही. भारतामध्ये अजूनही बहुसंख्यकाची दडपशाही जी आहे, ही बहुसंख्यकाची दडपशाही प्रमाण मानली जाते. अल्पसंख्यकांना लोकशाहीचे अधिकार निर्भेदपणे, निर्धोकपणे, अनिर्बंधपणे उपभोगण्याची अजूनही मुभा मिळालेली नाही. भारतीय समाज जीवनामध्ये म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारची संवैधानिक नीतिमूल्य जी आहेत, ती नीतिमूल्य अजूनही रुजलेली नाही. ही अशीच जर स्थिती राहिली, भारतीय समाज जीवनामध्ये संवैधानिक नीतिमूल्य रुजवण्याचे जर प्रयत्न जसे शासकीय पातळीवरून, स्टेटच्या पातळीवरून जसे व्हायला पाहिजेत, तसेच समाजाच्या पातळीवरून व्हायला पाहिजे. ठीक आहे, स्टेट आपल्या कर्तव्यात कसूर करते आहे, परंतु मी माणूस म्हणून, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अनुयायी म्हणून मी जर वागताना, मी जर माणसामाणसामध्ये भेद करत असेल, मी जर लिंगाच्या आधारावर भेद करत असेल, मी जर एखाद्याचे न्याय हक्क जे आहेत ते न्याय हक्क पायदळी तुडवून माझ्या स्वार्थासाठी त्याच्या न्याय हक्कावर कुरघोडी करत असेल, मी जर एखाद्याच्या स्वातंत्र्याचा आदर करत नसेल, त्याच्या धार्मिक, सामाजिक, त्याच्या विश्वासात्मक स्वातंत्र्याचा मी आदर करत नसेल, मी जर एखाद्याला दर्जा आणि संधीची समानता नाकारत असेल, तर माझ्या अंगामध्ये अजूनही संवैधानिक नीतिमत्ता आणि संवैधानिक मूल्य जे आहेत ती रुजलेली नाहीत. हे आपल्याला जाणवलं पाहिजे, त्याच्याबद्दल आपल्याला खेद वाटला पाहिजे. तेव्हाच कुठे संविधान मानणारा माणूस, संविधान मानणारा व्यक्ती म्हणून माझी ओळख निर्माण होईल. आणि ह्याच्यासाठी संविधानाला बांधील राहणारा माणूस म्हणून मी कसा विकसित होईल, माझं व्यक्तिमत्व कसं घडेल, हा प्रण, हा निश्चय आज भारतीय गणराज्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला आपण करूया, एवढंच मी आवाहन करतो आणि इथे थांबतो. सर्वांना जय भीम. आपण मला इथे बोलावलात, त्याच्यामध्ये सहभागी होण्याची संधी दिलीत आणि माझं ऐकून घेतलं, त्याबद्दल सर्वांचे आभार. जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत. धन्यवाद माननीय सुनील खोब्रागडे जी. अतिशय सुंदर भाषण तुमचं, अतिशय अभ्यासपूर्ण मार्गदर्शन केलेलं आहे. आणि आम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी संविधान बद्दल माहिती नाही आहे. इट इज सेड दॅट द कॉमन मॅन इज इग्नोरंट ऑफ संविधान, इज इग्नोरंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. आणि आपल्या सगळ्या अभ्यासपूर्ण भाषणामुळे आम्हाला बरंचसं संविधानाबद्दल माहिती. पण अजूनही काही प्रश्न असतील आहेत आणि आपल्याला आणखी काही क्युरियोसिटी असेल तर संविधानाबद्दल पुढचे जे आपले आहे सांगणारे आपले अध्यक्ष माननीय ई.झेड. खोब्रागडेजी यांना मी विनंती करते की त्यांनी संविधानावर आणखी प्रकाश टाकून आम्हाला मार्गदर्शन करावं. कारण आपलं इतकं अमूल्य काम आहे संविधानावर, तर त्याच्यामध्ये नक्कीच आम्हाला आपल्याकडून खूप अपेक्षा आहे संविधानाबद्दल जास्तीत जास्त माहिती करून घ्यायची. स्वागत आहे आपलं. ओके. संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनको मैं अभिवादन करता हूँ. ये प्रजासत्ताक दिन के उपलक्ष्य में बाहो ने जो चर्चा रखी है संविधान पे, एक मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक कदम है. और मुझे लगता है कि यह पहली बार हो रहा है. मैं एक दशक से बाहो के कार्यक्रमों को देख रहा हूँ डॉक्टर शंकर खोब्रागडे जी के साथ में. और यहाँ अभी मान्यवर डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम साहब है, डॉक्टर वाघमारे जी है, बी.एस. गेलाम साहब है, एन.डी. पाटिल साहब है. ये सारे जिनका एक समाज में नाम है. और एक अभी जो बाहो की अध्यक्षा डॉक्टर त्रिशला ढेमरे मैडम, द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ बाहो, और उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है और मुझे आपने यहाँ बुलाया अध्यक्ष के रूप में. मैं आपका आभार भी शुरू से व्यक्त करता हूँ. मुझे लगता है कि बाहो जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिर्फ डॉक्टरों की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. मैं नहीं मानता सिर्फ डॉक्टरों की, सदस्य सिर्फ डॉक्टर मेंबर है, लेकिन ये एक समाज का एक संगठन है. समाज में जो बीमारियां है उसको दुरुस्त करने का काम आप कर रहे. और अभी हमारे इस चर्चा सत्र में डॉक्टर
प्रदीप आगलावे सर ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, अप्रतिम भाषण किया उन्होंने। संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनका जो पहला 17 दिसंबर 1946 का भाषण, और संविधान सभा में बाबा साहब का आखिरी का भाषण जो 25 नवंबर 1949 का, उसके जो विविध पहलू है, जो इशारे है, इस पे चर्चा की। बहुत ही अच्छा संविधान के ऊपर उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया। डॉक्टर हमारे दूसरे वक्ता जो है माननीय सुनील खोबरागड़े जी, एक स्कॉलर है, अभ्यासु है, पत्रकार भी है, और समाज में जो भी हैपनिंग्स है उसका एक निरपेक्ष रूप से उनका एक विश्लेषण होता है। और उन्होंने जो एक संविधान संस्कृति जिसका सार संविधान के प्रियम्बल में है, और इसलिए संविधान प्रियम्बल को समझना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। संविधान प्रियम्बल के बारे में उन्होंने कि जैसे वी द पीपल से लेके उन्होंने अपना एक वक्तव्य दिया है, अप्रतिम है। और बाकी जो देश के संविधान, जैसे जापान का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, इंग्लैंड का संविधान है, हमारे भारत का संविधान है। अभी हम हमेशा कहते हैं कि हमारे देश का संविधान दुनिया में सबसे सुंदर संविधान है, हमारी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और संविधान की वजह से हमारा देश डेमोक्रेटिक है, सबको मौका है। यही जब अमेरिका का संविधान जो बन रहा था 1787 में, तो एक डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिका के संविधान के जो शिल्पकार थे उनमें से एक थे, और संविधान का जो फाइनल ड्राफ्ट हुआ था उसके बाद जब इंडिपेंडेंस हाल से बाहर आए, तब एक महिला ने उन्हें पूछा था कि डॉक्टर साहब हमें क्या मिला, मतलब संविधान ने में हमारे लिए क्या है, क्या मिला। उनका सवाल ये था कि प्रजा की सत्ता है या राजेशाही है। तब डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऐसा उत्तर दिया कि ऑफ कोर्स प्रजा की सत्ता मिली है, अगर प्रजा उसको बरकरार रख सकती हो तो। इसका ये जो मतलब है कि वी द पीपल, वी आर द पावर ऑफ दिस कंट्री, और इसलिए सारी जिम्मेदारी लोगों पे आती है। और हमारा संविधान की जो ब्यूटी है कि वी द पीपल, हमने हमारे संविधान सभा में इस संविधान को हमने अडॉप्ट इनैक्ट किया है, अपने आप को अर्पण किया है। और इसमें जैसे कि संविधान संस्कृति सुनील जी ने बताया कि जो समता, स्वातंत्र, बंधुता, न्याय है, बहुत अच्छी बात कही है। मैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन भाव का मैं बहुत दिल से मैं अभिनंदन करना चाहूंगा कि एक सुंदर ऐसा आयोजन है। और मैं ये मानता हूँ कि जैसे 26 नवंबर को संविधान दिन अभी कुछ सालों में शुरू हुआ है, जैसे कि उसकी शुरुआत नागपुर से 2005 में हुई है, स्कूलों में प्रियम्बल पढ़ना। वी आर इग्नोरेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन सबको मौका देती है, सब कुछ है, अच्छी अच्छी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन हमारा इग्नोरेंस भी था। अब स्कूलों से पढ़ना शुरू हुआ, फिर उसको संविधान दिन के रूप में उसको सेलिब्रेट करना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। फिर देश में अभी 2015 से शुरू हुआ। तो इस ये जब सेलिब्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे है जो 26 के, हम उसको बाबा साहब को याद करते हैं। बाबा साहब का जो कंट्रीब्यूशन है संविधान मेकिंग में, और ओवरऑल देश का निर्माण जो जैसे राष्ट्र निर्माण का है। और इसलिए प्रजासत्ताक दिन जो 26 जनवरी 1950 से लेके सेलिब्रेट हो रहा है, उसका अगर हम ये कहें कि 26 नवंबर ने 26 जनवरी को बर्थ दिया है, और इसलिए संविधान की जो जागृति का जो अभियान है, हम सरकार को कहते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं कि 26 नवंबर से लेके 26 जनवरी तक ये 2 महीने सरकार की ओर से
ये संविधान जागृति का अभियान चलाना चाहिए और बाबा साहब को अभिवादन करने का ये दिन है। ये तो सिर्फ मैं नहीं मानता कि एक सिर्फ ये प्रजासत्ताक दिन ये कोई गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट प्रोग्राम है। गवर्नमेंट करती हम लोग सब जानते हैं कि कल एक शासकीय प्रोग्राम होगा, गवर्नमेंट प्रोग्राम होगा, पथ संचलन होगा और उसमें भाषण मंत्री का होगा, देश के राष्ट्रपति का होगा, प्रधानमंत्री जी का संदेश होगा, मुख्यमंत्री का होगा, ये सब कुछ चलते आ रहा है। लेकिन संविधान पे चर्चा प्रजासत्ताक दिन पे हमने नहीं देखी है और इसलिए भाव का ये जो प्रोग्राम है संविधान पे, हमने 2006 को नागपुर में 26 जनवरी को 2006 से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जो स्टैचू है संविधान चौक में अभी वहां जाके हम अभिवादन करते थे और प्रियम्बल का भी रीडिंग करके बाबा साहब को अभिवादन करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है कि प्रजासत्ताक दिन जो कि नेशनल डे है, तो हम सारे लोग जो नागरिकों का उत्सव कहेंगे हमें करना चाहिए। ये बात सही है कि हमें करते कि संविधान क्या है संविधान। तो संविधान तो सोशल डॉक्यूमेंट है, सोशल लिविंग डॉक्यूमेंट है। संविधान अगर हमें समझना है तो अभी जैसे कि आगलावे सर ने बताया है और सुनील जी ने बताया है, दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है जो जोड़कर सबको साथ रखे वो संविधान है। ये उसकी तो संविधान सबको जोड़ता है, तो उसी में बंधुता आती है। लेकिन आज देश में क्या हो रहा है उसका भी चिंतन ये प्रजासत्ताक दिन के उपलक्ष्य में होना बहुत जरूरी है। संविधान उसको पढ़ना पड़ेगा कि संविधान ने हमें क्या हक दिया और हमारे क्या कर्तव्य है, और प्रियम्बल क्यों पढ़ना चाहिए कि जो संविधान का सार है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका ध्येय और उद्देश्य है, हमें कैसे हमारा देश राष्ट्र बनाना है, जैसे कि अभी सुनील जी ने बताया, बहुत अच्छी तरीके से बताया। तो इसीलिए हमें ये समझने की जरूरत है और इसलिए संविधान पढ़ने की जरूरत है। कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं तुम्हारे बेमिसाल उलझनों का मुकम्मल समाधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। ये भारत के संविधान में हर भारत के नागरिकों के कोई भी प्रकार की मुसीबत हो, ये कोई भी उलझन हो, उसको सुलझाने का प्रावधान ये भारत के संविधान में। अगर ये भारत का संविधान अगर हमें सब नागरिकों को बराबरी का मौका देता है, जिन्हें मौका नहीं मिला उनको भी एक विशेष तौर पे मौका देता है, तो हमें इस हक की जानकारी हो और हमारे कर्तव्य को भी जानकारी हो, इसलिए संविधान को पढ़ना और समझना जरूरी है। और ये प्रियम्बल के बारे में जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि प्रियम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट द सोशल फिलॉसफी, and what is social philosophy? That is equality, liberty and fraternity as a way of life, and therefore we must make our political democracy a social democracy. तो अभी हमारे देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, स्वतंत्रता, राजकीय लोकशाही है, पॉलिटिकल स्वातंत्र है, लेकिन क्या हमें इंडिविजुअल हर नागरिक को क्या स्वतंत्र है? हमारी सामाजिक आर्थिक लोकशाही के जो डेफिनेशन है जो बाबा साहब ने कहा था 1952 में, तो वो बाबा साहब ये कहते हैं कि लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में जो परिवर्तन है, जो रक्तविहीन तरीके से परिवर्तन आना चाहिए, क्रांतिकारी परिवर्तन आना चाहिए, ऐसी व्यवस्था निर्माण करना, ऐसी राज्य व्यवस्था निर्माण करना, ऐसी शासन पद्धति, तो ये सामाजिक आर्थिक विकास, और उसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बाबा साहब वहां भी कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए नॉवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुनील ने और एक अच्छा एक कंसेप्ट यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी क्या है? बाबा साहब तो उसको इतना महत्व देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान से बढ़कर है। अगर हमें मॉरलिटी है तो न्याय प्रस्तापित होगा। अगर हमें मॉरलिटी है तो हमारी विषमता हम खत्म कर देंगे। हम मॉरलिटी है तो हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे। हम मॉरलिटी है तो हम शोषण को दूर करेंगे। मॉरलिटी है तो कास्टिज्म को खत्म कर देंगे, भाईचारा बढ़ाएंगे। तो मॉरलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ईमानदारी से काम, अब मैं प्रशासन में आया, मैंने अभी 2 दिन पहले एक सिविल सर्वेंट को
उन्होंने अन्याय अत्याचार के खिलाफ में अपनी एक भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए, इस तरह से कोई आर्टिकल लिखा तो कुछ लोग उसमें से नाराज भी हो सकते। मैं ये मानता हूँ, मैं कोई संविधान का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सनदी अधिकारी के तौर पर जब मुझे मौका मिला तो मैंने स्कूल से संविधान का प्रियम्बल पढ़ने का मैंने अपना अधिकार का इस्तेमाल किया, कि जो आज देश में कभी नहीं हुआ। ये 2005 के पहले कभी स्कूलों में संविधान नहीं पढ़ा जाता। पढ़ना भी बड़ा जरूरी है, पहले पढ़ो, फिर समझो, उसको अमल करो, आचरण में लाओ, वही संविधान निष्ठता है। संविधान की शपथ लेके जो भी इस व्यवस्था, संविधान को चलाने वाले जो लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव के लोग है या न्यायपालिका के लोग है, अब संविधान की शपथ तो लेते हैं, लेकिन अब वो कितने लोग संविधान की जो ओथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेने के बावजूद उस तरह से काम करते, ये भी एक बड़ा सवाल है। वो ज्यादातर लोग नहीं करते और इसलिए हमारे देश में ये जो सवाल पैदा हुए हैं और आज जिसकी चर्चा भी 25 नवंबर के भाषण का एक दाखला देके आगलावे सर ने की कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो हम जब स्वतंत्र हुए तो उसको स्वतंत्रता को रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का रोल क्या है, ब्यूरोक्रेटिक लोगों का रोल क्या है, समाज का रोल क्या है, नागरिकों का रोल क्या है। और इसीलिए जो स्वतंत्रता है, हमारी बाबा साहब भी कहते कि स्वतंत्रता यानी क्या है, तो स्वतंत्र का मतलब है कि वास्तव में मानसिक स्वतंत्रता, ये सच्ची स्वतंत्रता। जिसका मन स्वतंत्र नहीं, वह स्वतंत्र होते हुए भी गुलाम है, वह कैदी न होते हुए भी कारावास में है, वह जीवित होते हुए भी मृत्यु पाए है। मन की स्वतंत्रता ही आपके जीवित होने का प्रमाण है। आज अगर हम देखें तो बहुत सारे नागरिक जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में बिखरे हुए हैं और वो अंधभक्त बने हैं। जो आदमी अंधभक्त है वो मन की स्वतंत्रता उसकी खत्म हो गई है, वो गुलामी है और लाचारी है। सरकार में लोग हैं, सिर्फ यस सर अगर कह रहे हैं, उन्होंने अपनी मन की स्वतंत्रता खत्म कर दी है, खो दी है, कुछ नहीं कर पा रहे वो। तो इसलिए मन की स्वतंत्रता के बारे में जब बाबा साहब का आगे कहते हैं कि जो बौद्धिक स्तर पर सजग रहकर ये जानता है कि उसके अधिकार और कर्तव्य क्या है, उसे मैं स्वतंत्र कहता हूँ। जो परिस्थिति का दास न होकर परिस्थिति को अपनी मुट्ठी में करने का मादा रखता हो, वह मनुष्य स्वतंत्र है। जो रूढ़िवादी नहीं है, जो परंपरावादी भी नहीं है, जिसके विचारों की रोशनी बुझी नहीं, उसे मैं स्वतंत्र कहता हूँ। जो पराधीन नहीं, जो दूसरों के मतानुसार चलता नहीं, जो कार्य कारण भाव पर गौर किए बिना किसी पर भी विश्वास रखता नहीं, जो अपने अधिकारों पर कुठारघात होने की दशा में उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहता है, जो प्रतिकूल जनमत होने पर भी घबराता नहीं, जिसमें दूसरों के हाथों की कठपुतली न बनने की बुद्धि स्वाभिमान है, उसे मैं स्वतंत्र कहता हूँ। जो अपने जीवन का ध्येय व अपने जीवन का व्यय दूसरों की आज्ञानुसार निश्चित नहीं करता, जो अपनी बुद्धि अनुसार अपने जीवन का ध्येय क्या है और अपने जीवन को किस प्रकार और कैसे व्यतीत किया जाए यह स्वयं निश्चित करता है, मैं समझता हूँ कि वही मनुष्य स्वतंत्र है। मुझे लगता है कि मेरा जो थोड़ा बहुत अनुभव है कि आज भी संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू होने की वजह से प्रजासत्ताक दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्या हम सही मायने में स्वतंत्र है? अभी 73 साल हो गए और अभी स्वतंत्रता की आजादी का भी हम अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज भी ये देश की जो राज्य व्यवस्था है, जो सरकारें है, चाहे किसी भी पक्ष की हो, वो सरकार के कार्यकाल में आज भी जातिवाद है, उसके रूप बदल गए हैं, विषमता है, आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है, अन्याय अत्याचार कास्ट बेस पे बढ़ते जा रहे। अभी हाल में एक सरकार ने एक पहल करी कि जो एट्रोसिटी एक्ट में डिवाइस भी एट्रोसिटी का
का जब एफआईआर होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन आयो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीवाईएसपी है, तो उन्होंने ऐसे एक पहल किया है कि उसको हम पीआई को दे देंगे, एपीआई को दे देंगे। सरकार का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वो सरकार में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जो कास्ट बायस है। सरकार किसी भी पक्ष की हो, लेकिन प्रशासन में जो ऊंचे पद पे अगर हम ये कहें कि प्रशासन में जातिवाद है, बिल्कुल है, जैसे समाज में वैसे प्रशासन में भी है। मैंने उसमें एक आर्टिकल भी लिखा था, लोग नाराज होते हैं अगर कुछ सच्चाई कहते हैं तो। एक अभी सुप्रीम कोर्ट ने जज ने एक भाषण में कहा था, स्पीक द ट्रूथ एंड एक्सपोज द लाइज ऑफ गवर्नमेंट। तो हमें ये हिम्मत आनी चाहिए कि हम सच बोले और सरकार की जो कुनीतियां है या सरकार का झूठ है उसको एक्सपोज करें। तो हमें अभी प्रजासत्ताक दिन के उपलक्ष्य में अभी हमारे जो नागपुर के यूथ है, खूब खूब लड़ लो बेकी ने आता लड़ू एकी ने, उनका एक उन्होंने एक टैगलाइन शुरू की है, स्पीक पब्लिक फॉर रिपब्लिक, स्पीक पब्लिक फॉर रिपब्लिक। तो हमें बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और जो गलत है वो गलत के खिलाफ, चाहे वो हमारे हो या पराये हो, जो व्यवस्था में जो लोग हैं, चाहे जो भी लोग हो, जिनके हाथ में अधिकार संविधान ने दिया है, वो अधिकार लोगों के भलाई के लिए करना है, ये है। और इसीलिए अगर वो नहीं करते तो बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सवाल पूछना पड़ेगा। अगर हम नहीं सवाल पूछेंगे तो मुश्किल है। हा आमचा माणूस आहे तो त्यांचा माणूस आहे असा भेदभाव आता करता येणार नहीं। तो इसलिए ये संविधान इस तरह से भेदभाव करता नहीं। एक सरकार जिस पक्ष की भी आती हो उसका काम ही है लोगों के वेलफेयर के लिए लाना। अगर हम बजट की बात करेंगे, बहुत सारे इश्यूज है, बजट नहीं दिया जाता, दिया तो खर्चा न होता, स्कॉलरशिप मिलने की इश्यूज है, भूमिहीन को जमीन मिलने की इशू, ये सारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की जो सामाजिक आर्थिक न्याय की जो व्यवस्था है उसको मजबूत बनाने की सरकार का इस तरफ जितना ध्यान होना चाहिए वो नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हो रहा हम नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए। अब एक रमाई घरकुल की एक स्कीम 2008 से चल रही, पिछले 2 साल में सरकार से मैंने आरटीआई में इंफॉर्मेशन मांगी, उसमें पिछले 2 साल में 2021 और 21-22 दोनों साल में इस सरकार ने, महाविकास आघाड़ी के सरकार ने टारगेट भी फिक्स किया नहीं कि कितने घर बनाने हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, जो रमाई घरकुल के। अगर इस तरह से हो तो हम ये देश के नागरिक के तौर पर जानते हुए भी अगर हम चुप रहेंगे तो फिर वही बात हो गई कि फिर क्या, चुप रहना कातिल की मदद होती है। मुझे लगता है कि संविधान हमें वो ताकत देती है कि आप बोलो, करने की भी ताकत देती है। अगर हम नहीं करेंगे तो नागरिक के तौर पर ये हमारा भी फेल्यूर होगा कि देश में अगर अराजकता निर्माण होती है आने वाले दिनों में। आज जैसे कि अभी सुनील ने जो उल्लेख किया है कि धर्म संसद, अभी हरिद्वार में धर्म संसद हुई है, पूरा संविधान के खिलाफ है। कोई मंत्री कहता है कि हम संविधान को बदलने के लिए आए, कोई क्या कहता है, और सरकार उसमें कोई एक्शन नहीं लेती। मुझे लगता है कि संविधान के अधिकार इस्तेमाल करके प्रैक्टिकल में वी आर गवर्न बाय द मनु के संविधान से गवर्न हो रहे हैं। थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर दिखता है और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, सब नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार से सवाल पूछे और ये संविधान ने हमें बोलने की आजादी दी, जो हमारा 6th फ्रीडम है, ये आजादी दी है और आजादी का सही इस्तेमाल करने की काफी जरूरत है। संविधान को समझने ये रोज की परंपरा है, दैनंदिन है। हमें जैसे कि वी आर गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, तो उसका रिस्पेक्ट करें, वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है, प्रिंसिपल ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारा प्रियम्बल में दिया है, हमारे फंडामेंटल राइट्स है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पर, ये सब मिलके संविधान की एक फिलॉसफी बनती है। उनका एक संविधान की जैसे कि संस्कृति शब्द का इस्तेमाल किया, बहुत सही है कि हम लोग संविधान को पढ़ें, समझने की कोशिश करें, गलत को गलत, सही को सही। और मैं हमेशा कहता हूँ कि संविधान में जो डिग्निटी ऑफ ए पर्सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कि हमारा एक वॉल्टर नाम का जो चिंतक है, उन्होंने कहा था कि हमारे किसी से हम सहमत नहीं हो सकता है, लेकिन उसके जो बोलने का अधिकार है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीजें दी संविधान में बताई। और खुद बाबा साहब ने 25 नवंबर के भाषण में कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, चलाने वाले लोग अगर बेईमान हो तो संविधान फेल होगा। और संविधान अगर बुरा भी हो, लेकिन चलाने वाले लोग अगर सही है, प्रामाणिक है, तो संविधान सही साबित होता। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन, जिनके हाथ में संविधान दिया है वो ईमानदार होना जरूरी है। और अगर वो ईमानदारी से काम करेंगे, संविधान की जो नीतियां है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी जो तत्व है, संविधान की संस्कृति के जो तत्व है, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय के, उसको अपना कर काम करेंगे तो ये देश बनेगा, राष्ट्र बनेगा और सबको मौका मिलेगा अपनी अपनी मेहनत से, और हम न्याय प्रस्तापित कर पाएंगे। मुझे लगता है कि ये पहल भाव ने की, बहुत खुशी की बात है। मैं तो ये इस मौके पे ये भी अपील करूंगा कि लोगों ने बिहारों में प्रजासत्ताक दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, प्रियम्बल पढ़ना चाहिए, संविधान के जो साइलेंट फीचर्स है उसकी चर्चा करनी चाहिए, देश में क्या हो रहा है उसकी भी चर्चा करनी चाहिए। सारी जगह होनी चाहिए, गुरुद्वारा में होनी चाहिए, मस्जिद में होनी चाहिए। ये कोई सिर्फ सरकारी प्रोग्राम की तरफ सीमित नहीं है। इट इज ए फेस्टिवल ऑफ सिटीजन, ये तो डेमोक्रेसी का उत्सव है। तो और आज आपने 25 जनवरी को ये कार्यक्रम रखा है, तो ये 25 जनवरी भी हमारा राष्ट्रीय मतदार दिवस भी है। बड़ा अच्छा है कि जो हमारे जो राइट्स है, वोटिंग राइट की वजह से हमें मौका भी मिलता है हमारी सरकार चुनने का। अभी तो 5 राज्यों में इलेक्शन भी चल रहे, तो कुछ सालों से हम तो देख रहे हैं कि इलेक्शन किस तरह से होते हैं, वो भी उसकी अलग से चर्चा हो सकती है। ऑल इट इज डेंजरस टू द डेमोक्रेसी, इस तरह से साम दंड भेद कुनीतियां क्या क्या नहीं हो रहा है। तो और इसलिए राइट ऑफ वोटिंग फॉर रिप्रेजेंटेटिव इज द प्राइमरी राइट बाय व्हिच other rights are protected. To take away this right is to slavery. तो अगर हमने हमारे जो अधिकार दिए हैं, आसानी से अधिकार मिले हैं संविधान बाबा साहब की वजह से, तो जो राइट टू वोटिंग है उसका सही इस्तेमाल हो, सही सरकार चुना जाए, अच्छे लोग चुने जाए, और चुनने के बाद वो उनसे सवाल पूछे जाए। ये बहुत सारी जो स्कीम जो केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की वो ठीक तरीके से नहीं होती है, तो अपने लोक प्रतिनिधि से सवाल पूछने की ताकत, जो अधिकार है, ये संविधान ने लोगों को दिया है, वोटर को दिया है। वो अपना अगर अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बड़ी मुश्किल बात है। मैं फिर से भाव का अभिनंदन करता हूँ, डॉक्टर त्रिशिला मैडम का, डॉक्टर माला कामड़े मैडम का एक बहुत अच्छा आयोजन और एक नई शुरुआत भाव ने कर दी है। इसकी जरूरत है। प्रजासत्ताक दिन में भी हम संविधान की चर्चा करें, बाबा साहब को याद करें और हम सवाल पूछे। जो अभी एनडीटीवी के रविश कुमार हमेशा ये कहते, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका एक स्टेटमेंट है कि आम्बेडकर होना का क्या मतलब है। आम्बेडकर होने का मतलब उसके अलग अलग हम कह सकते हैं, लेकिन आम्बेडकर होना का मतलब उनका ऐसा है कि करोड़ों की भीड़ के सामने अकेला खड़े हो जाना। तो हमें उतना एक मॉरल स्ट्रेंथ हो, जो संविधान की कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का जो कंसेप्ट है कि एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया मुझ में इतने मॉरल स्ट्रेंथ हो कि मैं जो भी करूं अच्छा करूं। अगर मैं मेरे से गलत भी अगर होता है, लेकिन मेरी नीयत साफ हो करने के लिए हमने इस तरह से कोशिश करी है और ऐसी कोशिश करनी चाहिए। जो प्रशासन में आरक्षण का जो वर्ग है, SC ST VJNT OBC, जिनको भी मौका मिला है सामाजिक प्रतिनिधित्व, उनका भी उत्तरदायित्व है कि जो भी काम करे
एक समाज के हित के लिए काम करे, साफ सुथरा काम करे, ईमानदारी से काम करे, मॉरलिटी से काम करे, शोषण को रोके, भ्रष्टाचार के रोके। मुझे लगता है यही तो संविधान है, और क्या है संविधान में। और ये एक संदेश देने का मौका आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें दिया है। मैं फिर से ये भाव की अध्यक्षा त्रिशिला मैडम, माला मैडम, चंद्रशेखर मेश्राम सर और हमारे दोनों वक्ता डॉक्टर प्रदीप आगलावे और माननीय सुनील कोबरागड़े, इनका भी मैं उनका सुनने का मौका मिला। बड़ा अच्छा उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और संविधान और प्रजासत्ताक दिन की सबको शुभेच्छा देते हुए मैं यहाँ रुकता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर, आपने संविधान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है और काफी अच्छा, हमें अच्छा लगा कि इतनी सारी बातें हमें पता नहीं थी। हमारे सम्मानीय भाव के मेंबर्स के मन में बहुत सारी क्वेरीज थी, क्यूरियोसिटी थी कि संविधान क्या है, उसमें क्या बातें होती है। आपने सब विस्तार से सभी वक्तागण और अध्यक्ष ने हमें बहुत सारी संविधान के बारे में अच्छी बातें बताई है। इसीलिए संविधान सबने पढ़ना चाहिए और सबने समझना भी चाहिए। और एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि हमें भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब के योगदान को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के प्रयास से के कारण हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों पर आधारित एक सर्वश्रेष्ठ, जो कि पूरे जग में, पूरे वर्ल्ड में सर्वश्रेष्ठ संविधान बाबा साहब की वजह से मिला है। संविधान दिवस मनाना यानी संविधान के जनक, संविधान के निर्माता, संविधान के महापिता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को सम्मान और याद करने का एक अवसर है। इसीलिए संविधान अच्छी तरह से मनाना चाहिए ताकि हम बाबा साहब को कभी ना भूले और हमेशा याद रखें। संविधान ने इतने अधिकार दिए हैं को, प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान की जिंदगी जी सके और सभी को समता, बंधुत्व, समानता, न्याय प्रदान करता है हमारा संविधान। संविधान एक राष्ट्र ग्रंथ है, एक पवित्र ग्रंथ है। इसका सम्मान करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। भारत के हमें संविधान के पवित्र भावना के साथ शांति और सद्भावना के मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए, जो हमें बाबा साहब ने सिखाया है। अभी कहते हैं कि जो संविधान जो था उसमें काफी लोग थे लिखने वाले, लेकिन हमेशा बाबा साहब का नाम पहले आता है। तो मैं कहना चाहूंगी, कहते हैं लेखणी तर सर्वांच्याच हातात होती, पण संविधान लिहिण्याची ताकद ही फक्त माझ्या भीमाच्याच हातात होती आणि ही ताकद फक्त माझ्या भीमाच्याच हातात होती। म्हणून एवढं सर्वश्रेष्ठ जगामध्ये सर्वश्रेष्ठ जे आपलं संविधान आहे ते बाबासाहेबांच्या हातून लिहिलं गेलं। म्हणून आम्ही म्हणतो, कैसे चुकाएंगे तेरा कर्ज ये मेरे बाबा साहब, कैसे चुकाएंगे तेरा कर्ज मेरे बाबा साहब, मुझे तो जीने का हुनर भी तेरे संविधान से मिला है, इसलिए हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, अध्यक्ष माननीय खोब्रागड़े जी, वक्तागण डॉक्टर प्रदीप आगलावे जी और हमारे दूसरे वक्ता डॉक्टर सुनील खोब्रागड़े जी, कि इन्होंने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया और हमारे सब समाधान हो गए कि ये संविधान के बारे में जो है। तो अभी मैं आखिरी जो है मैं डॉक्टर शंकर खोब्रागड़े, इनको मैं विनंती करती हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स दे। Okay, thank you, madam. Thank you so much, Dr. Mala Kamble, madam. And first of all, I would like to congratulate the idea which is conceived in the mind of Dr. Trishala Demre, madam, who is a very dynamic, full of energy. Our first woman president, Dr. Trishala Demre, madam, who has taken a lot of efforts to organize this very excellent program, and the selection of the chairperson for this program was IAS officer, our great Dada, Dr.
EZ Khobragade sir, because he has helped so many people during his period, and he is always a very good writer, a social reformer also. And we are very much grateful to you, Dada, for accepting this our presidency of this program. Thank you. Now, your excellent knowledge enlightened us. What is the constitution? What are the rights of the and another expert in this field? I would like to express my sincere thanks and gratitude to Dr. Pradeep Aglave sir, who is now got the opportunity to this edit and republish, to rewrite and to bring the original literature of Dr. Babasaheb Ambedkar, who is hidden and it was not published because of so many difficulties. And he is the person selected by government of Maharashtra, and another selection by Dr. Trishala Dhemre as a speaker, eminent speaker of this program. Hats off to your Dr. Trishala madam for selecting such an excellent speaker in the form of Dr. Pradeep Aglave sir, who is my teacher also, and I got a lot of knowledge from him, and he's a mini Ambedkar actually. He has gone to Vilayat, this Columbia University, and he's invited everywhere, and he has taken this opportunity to enlighten us on this evening. So thank you, sir, for your excellent talk and very study talk. And another speaker, I would like to express my gratitude on behalf of Baho, another brother of Baho. He was invited for solution also, and he's always there. Whenever you call Dr. Sunil Dada, he is also doctor, and he is master also. So expert in all the field, and he was the editor of that newspaper Mahanayak, and his editorials are full of knowledge, and he has enlightened us again. Comparative study between all the constitutions of UK, Japan, and USA also. So it was a very informative and very authoritative talk, which is liked by all the studied the chat box, and lot of people they have appreciated his talk, and he has a habit of giving very nice information and academic. He's an academician also, like Dr. Aglave sir and Dr. Our brother EZ Khobragade sir. And thirdly, I would like to express my sincere thanks and gratitude to the this anchor of this today's program, Dr. Mala Kamble madam, who is ophthalmologist and always there to help Baho, and Dr. Trishala madam and Dr. Mala Kamble madam. They are like two sisters of Baho. She's my mother. So, godmother, धन्यवाद धन्यवाद. always there to help Dr. Trishala madam. Again, I would like to express my sincere thanks and gratitude to the persons who has helped us, and Dr. Chandrasekhar Meshram, because he is providing us the platform of this Zoom, and always there, but definitely he is a neurologist, and recently he is awarded as a trustee of the World Tropical Neurology. So it is for us, and on behalf of all the members of Baho and today's speakers and chairperson, it is our duty to congratulate him on this occasion. And I would like to again mention some important names who has always helped us and attended the program. Dr. B.S. Gedam, Dr. B.G. Wagmare sir, and our another expert who is a professor, Dr. Saroj Dange madam, and she is also a teacher of teachers also. She is my teacher, and now I am teacher in the Dr. Ambedkar Court. So and again, I would like to express my thanks to Dr. Pushpa Thorat, Takshashila Wagdhare madam, Dr. Ravi Wagmare, Dr. Suchit Bagde, and a lot of people. I would be requiring a lot of time, but because of time constraint, I would like to thanks again to all the person, all the doctors, all the social reformers, because the topic is so vast. Indian Constitution is so vast, and how it is written today. I can imagine the capacity of Dr. Babasaheb Ambedkar, that how he has written this constitution. So definitely, I would like to conclude my vote of thanks. And again, I would like to mention the name of Dr. Trishala Dhemre, the first woman president.
she can do anything. She's a wonderful lady. She's a very powerful. She is like, I think, like a very powerful person. And Sir, please, sir, please, sir. madam, निश्चित निश्चित. my sincere thanks. And at the 11th hour, you have selected me. Thank you so much. Thank you, thank अं, you. धन्यवाद इजेड खोब्रागडे सर, तुम्ही आमच्या बाहुला फक्त ही डॉक्टरांची संघटना नसून ही समाजाची संघटना आहे याची तुम्ही उपाधी दिली आहे. म्हणजे एवढी मोठी उपाधी आज आपल्याकडून आम्हाला मिळते आहे. आम्ही सगळे बाहूचे संघटित मेंबर्स ऍज वेल सगळे बाहू आहेत. आम्ही तुमचे खरंच कृतज्ञ आहे सर. नाही नाही आणि 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 हा उपक्रम मला असं वाटतो की पहिल्यांदा झाला. बाहूनी हा सर त्याची पण तुम्ही जे श्रेय दिलं आणि तुम्ही 2-3दा ते असं नमूद करून दिलं की हा पहिल्यांदा प्रथम होतो आहे बाहूकडून. आणि सर आम्ही नेहमी हे लक्षात ठेवू की पुढची येणारी पण जी टीम राहील, टेन्युअर राहील ज्यांचं पण, त्यांनी पण अशाच प्रकारचे हे संविधान चर्चा जर करत राहिलेत ना सर, तर आमच्या बऱ्याचशा लोकांना ह्याच्यावरती खूपच म्हणजे उत्कृष्ट मूल्यवान योगदान मिळेल. आणि खरं तर आम्हाला आज बरंच काही समजायला आलंय संविधान बद्दल. आमचे आगलावे दादा आहेत माझे, ते सुनील खोब्रागडे दादा सुद्धा, आणि माझ्या ज्या आणि खरं सांगायचं म्हटलं म्हणजे सर सगळे सामाजिक कार्यक्रमाला मला नेहमी जोडतात. माझ्या मामी आहेत तक्षशिला वाघतरे, त्यांचा मला सर अगदी म्हणजे मी काय सांगू अगदी 60-70% सपोर्ट असतो अरे वा वा. सामाजिक कार्यक्रमाला. तशाच सरोज डांगे मॅडम आहेत, एव्हर रेडी टू हेल्प मी आउट. पूरणचंद्र मेश्राम सर, आणि सर आमचे जे अकॅडमिक ऍडवायझर्स आहेत माझे जे म्हणजे सिनियर बीजी वाघमारे सर, गेडाम सर, माला मॅडम माझ्या गॉडमदर, आणि DS राऊत सर. मी म्हणजे ह्यांचे कितीही आभार प्रकट केले तरीही कमी आहेत. माझ्या टेन्युअर मध्ये ह्यांची मला खूप सहायता होत आहे म्हणा की माझ्या आई वडिलांसारखे आहे ते सगळे. आणि माझे 2 बंधू आहेत, खोब्रागडे सर, शंकर खोब्रागडे आणि सुचित बागडे सर. बंधू म्हणजे सर ही दे आर सर, जब कोई बात बिगड़ जाए आप इनको याद कर लीजिएगा इन शॉर्ट. आणि माझ्या घरचे परिवारातले इतके लोक जोडलेले आहेत, मित्रगण जोडलेले आहेत. आणि जरी आपल्याला प्रथम लिंकवर आपल्याला प्रॉब्लेम आला तरी चंद्रशेखर मेश्राम सरांनी ताबडतोब दुसरी लिंक घेतली आणि आपल्या सगळ्यांना एकत्र आणलं. म्हणजे चंद्रशेखर मेश्राम सरांची मी म्हणजे अगदी हार्टी थँक्स टू डॉक्टर CM मेश्राम. आणि मी कुणाचं नाव, इतके लोक जुडले होते की मी कुणाचं नाव घेण्याचं विसरले असेल तर सगळ्यांनी आपले आपले नावं त्याच्यात इन्क्लूड करून समजून घ्यायचं की मॅडमनी सगळ्यांची नावं घेतली आहेत. मला मॅडम अनेक धन्यवाद. प्रदीप दादा, सुनील दादा, त्रिशला मॅडम, हा सर, हा सर. 10 वर्षापूर्वी मला आठवते डॉक्टर शंकर खोब्रागडे साहेबांनी भाऊचा प्रोग्राम केला होता त्या एका हॉटेलमध्ये सदरला, तुली इंटरनॅशनलला. त्याला आम्हाला पण बोलावलं होतं. म्हणजे तेव्हापासून आहे, त्याला 1 दशक झालं. अनेक प्रोग्राम मध्ये म्हणजे प्रत्येक वेळेस. आणि म्हणून म्हटलं की हे फक्त डॉक्टरांचं नाही आहे संघटन. सर मी आजचा एक विशेष सांगते सर की बघा आजच्या कार्यक्रमाला 3 खोब्रागडे उपस्थित आहेत. आणखी बरेचसे खोब्रागडे आहेत. मनीषा खोब्रागडे सुद्धा उपस्थित आहे. जेव्हा मी सुनील दादांना म्हटलं होतं, सुनील खोब्रागडे दादांना, की तुम्ही एक म्हणजे सन्माननीय वक्तागण राहणार आणि एक इजेड खोब्रागडे सर. मॅडम कसं करता? इजेड खोब्रागडे सर, सुनील खोब्रागडे सर, त्यांच्या मधात कोणीतरी टाका. पण आज नाही, मग तेव्हा मला आठवले माझे भासरे, माझे दादाजी जे कधी बागलावे आहेत. नाही, त्यांना मध्ये घ्यायला पाहिजे आता. म्हणजे कुठेतरी खोब्रागडेंची लिंक अशी थोडीशी साईड व्हायला पाहिजे. पण सर काय करता, आज आमचे जे सेक्रेटरी आहेत राजेश कानवटकर, ही इज बिझी विथ सम ऑपरेशन्स. तर आम्हाला तर नेहमी सर जब कोई बात बिगड़ जाए हमारे शंकर खोब्रागडे बंधू है ही, तो सर ही इज ऑलवेज देयर. खोब्रागडेच नको. ऑल खोब्रागडे सर व्हेरी हेल्पफुल. आम्ही आहोत ना बिलकुल सर. आपली ओळख झाली आहे आता खूप चांगल्या प्रकारे आणि आपण भेटत राहू पुढेही असे कार्यक्रम करत राहू. स्वतंत्रपणे डॉक्टरांसाठी संविधानावर एक वेगळी चर्चा ठेवा. ठीक आहे, धन्यवाद सर. गुड सजेशन सर. वी वेलकम युअर सजेशन. मध्ये होत राहिली
नक्की नक्की जी, संविधान की पाठशाला. पण आहे. Yes, sir, we have noted down and we welcome it. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes. संविधान की पाठशाला ठेवायला पाहिजे मॅडम. संविधान हा, संविधानाची पाठशाला चालू आहे ना आपला संविधान के पाठशाला सही है सर. Yes. बरोबर हाँ, सही है सही है. आम्ही दर शनिवारी घेत असतो संविधानाची पाठशाला. अच्छा अच्छा सर, आम्हाला थोडं इन्क्लूड करून घ्याल हो त्याच्यामध्ये. हो येस येस सर, धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू सर्वांना जय भीम. नमस्कार, जय भीम दादा. नमस्कार, नमस्कार. दादासाहेब जय भीम. चला, सर्वांची भेट झाली. थँक्यू. तर खोब्रागडे सर, नमस्कार. शंकर खोब्रागडे सर, तुमचे अनेक 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 धन्यवाद. सर्वांनी आणि मला मॅडम खूप उत्कृष्टपणे तुम्ही सूत्रसंचालन केलं. धन्यवाद धन्यवाद. मला मॅडमचं खूप उत्कृष्टपणे सूत्रसंचालन होतं. सगळ्यांनीच म्हणजे एक्सलेंट देवर. आवाज क्या हो गया यार. चला, ठीक आहे. थँक्यू. Thank you very much. And the program ended here. Once again, thank you very much to all of you. थँक्यू Thank you. परेश. मला मॅडम आभार. Yes. थँक्यू परेश फॉर टेकिंग ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटी. Thank you so much, ma'am. थँक्यू God bless you.